Alright, we're live. ओके। सभी साथियों को सलाम जिंदाबाद एंड वेलकम आज के सत्र के लिए। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कि ज़मीनी युवा कार्यकर्ता उनका क्या एंगेजमेंट रहता है जेंडर राइट्स को लेके। ये जो मुद्दा है इस पे काफ़ी सारी चर्चाएं हो चुकी हैं ऑलरेडी एंड पर इतनी सारी बातें होने के बाद भी लगता है कि अभी भी ये कॉन्वर्सेशन जारी रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये काम जो जेंडर का काम होता है, जेंडर न्याय का जो काम होता है, हकों का जो काम होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है और वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आज हमारे साथ ऐसे 3 युवा कार्यकर्ता हैं। हमारे तीनों कार्यकर्ता यूपी में काम करते हैं और आप तीनों को ही वेलकम एंड आने के लिए, अपने बात रखने के लिए आप लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो 3 कार्यकर्ता हैं उनमें लाइक सिमी हैं जो जेंडर एट वर्क के साथ काम करती हैं और बेबाक कलेक्टिव के साथ उनका काम रहा है। जो दूसरी हमारी कार्यकर्ता है वो है मिथिलेश, वो सहजनी शिक्षा केंद्र यूपी के साथ हैं। और तीसरी हैं शोभा देवी, वनांगना के साथ वो जुड़ी हुई हैं। तो इंट्रोडक्शन में और मैं ज़्यादा कुछ ना बोल के मैं सिमी को बोलूँगी कि सिमी आए। आप अपना ब्रीफली, आप अगर एक मिनट आप ये बता सके कि आपका क्या काम रहा है बेबाक कलेक्टिव के साथ। और आप मतलब कलेक्टिव के साथ या जेंडर एट वर्क के साथ आप ये जेंडर राइट्स का जो मुद्दा है उसके साथ आप कैसे काम करते हैं, क्या नेगोशिएशंस रहते हैं और किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट्स रहे हैं यूपी में। सिमी आपको अनम्यूट करना होगा। थैंक यू अनुराधा। मेरा नाम सिमी है, मैं फैजाबाद अयोध्या से हूँ और मैं अवध पीपल फोरम एक संस्था है, वहाँ मैं काम करती हूँ। अभी पिछले एक सिमी अगर तुम वॉल्यूम अपने लैपटॉप का या मोबाइल का थोड़ा ज़ोर से कर सको। ओके, अभी आवाज आ रही है अनुराधा? हाँ जी, हाँ जी, एकदम साफ। तो पिछले एक साल से मैं जेंडर एक्ट और बेबाक के साथ में खासकर मुस्लिम महिलाओं के वुमेन सिटीजन राइट पर समझदारी बना रही हूँ और काम कर रही हूँ। तो इससे पहले मैं एजुकेशन पर किशोरियों के साथ उनके हेल्थ हाइजीन पर काम करती थी और मेरा कम्युनिटी में करीब 10 कम्युनिटी में मैं 300 से 400 महिलाओं के साथ में रेगुलर मेरा इंगेजमेंट रहता है। कुछ कॉलेजों में मैं लड़कियों के साथ उनके शिक्षा पर, उनके स्किल बिल्डिंग पर काम करती हूँ और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना मतलब कोई समुदाय में काम नहीं मिला और उनको स्पेस चाहती हैं काम के लिए, तो मैं इंटरप्रेन्योरशिप पर भी उनके साथ काम करती हूँ। तो अभी इस समय मैं जेंडर राइट के साथ मुस्लिम वुमेन सिटीजन राइट पर काम कर रही हूँ। उसमें मैंने यूपी की ज़्यादातर संस्थाओं के मुस्लिम वुमेन सिटीजन राइट पर जो काम करती हैं, अभी तो कहने में मुश्किल है, लोग कहते नहीं है, मिली जुली या हाशिया पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम कर रही हूँ। तो मैं अभी उनके साथ पूरी तरह से इंगेज होकर काम कर रही हूँ। इस समय मौजूदा हालात अगर बात की जाए तो जो ये हाशिए पर लोग हैं और कमजोर तबके के लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है अनुराधा, अभी तक यहाँ तक इंटरव्यू ठीक है कि गहराई में बात की जाए? नहीं, 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 ठीक है, लेकिन गहराई में यही आपने ये कहा, मुझे पता नहीं था कि आप 200-400 महिलाओं के साथ आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, काम किया है। तो मतलब यूपी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली जो अगर हम बात करें, वहाँ पे जेंडर का काम तो बहुत ही ज़रूरी है और जेंडर राइट्स का जो मुद्दा है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए हर एक हफ्ते में यूपी में कुछ एक वायलेंस का इशू आ जाता है। फिर आजकल का जो सत्ता है वहाँ का, उस पे अब क्या ही बोला जाए, सभी न्यूज़पेपर में है और सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो बिल्कुल। ऐसे मतलब एक सत्ता में काम करना और वो भी जेंडर राइट्स का काम करना इतनी सारी औरतों के साथ,
तो मैं समझना चाहती हूँ कि जैसे बेबा कलेक्टिव है और ये वहाँ पे मतलब कास्ट रिलीजन का इशू आप लोग कैसे इन मुद्दों में आता है, और जनरली आप लोग वहाँ पे जो औरतों के साथ काम करते हैं वो किन किन मुद्दों पे उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे बहुत जन आंगनवाड़ी वगैरह वगैरह वर्कर्स के साथ करते हैं तो। अगर बात की जाए तो अभी 6 महीने हम लोगों ने वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम किया था, तो यहाँ कर के स्टेक होल्डर, आंगनबाड़ी, आशा, एनम, इनके साथ हमारा बहुत अच्छा इंगेजमेंट था। करीब 56 वॉलंटियर्स थे और 4 सुपरवाइजर थे। उनके साथ हम लोगों ने ये पूरा फैजाबाद अयोध्या में करीब 56 मोहल्लों में ये काम किया था। और फिर नए नए लोगों से मिलना, फिर हर एक घर को चिन्हित करके उनकी फैमिली के एक एक मेंबर, यहाँ तक कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता था उनका डेटा हम लोग कलेक्ट करते थे। तो उसमें हम लोगों को शुरुआत में तो थोड़ा लगा कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से हम लोग वो चीजें शुरू की थी। लेकिन जब जो ये वॉलंटियर्स थे जाते थे तो उनको, क्योंकि सीए और एनआरसी के बाद का ये सर्वे था, तो थोड़ा चैलेंज आया कि शायद हम लोग इस तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पूछना पड़ता था मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें, और आपको कौन सी सुई फर्स्ट लगी, सेकेंड या बूस्टर डोज, इसके बारे में। तो थोड़ा वॉलंटियर्स को कहीं कहीं मोहल्लों में चैलेंज आता था। तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी लिया, मतलब एक रणनीति बनाई कि हम लोग उसी मोहल्ले के लड़कियों को लेंगे या लड़कों को लेंगे और उसी मोहल्ले का सर्वे कराएंगे। तो ये थोड़ा हम लोगों के लिए आसान हुआ, क्योंकि वहीं के परिचित लोग थे। वरना कहीं बाहर से आकर कोई अगर इस तरह का सर्वे कर रहा था तो थोड़ा चैलेंज आ रहा था, क्योंकि इस तरह का माहौल, फिर ये जो चीजें चल रही हैं कि डेटा कलेक्शन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक आप भी बोल रहे हो कि जिस तरह से 15 दिन 20 दिन के बाद कुछ नया मुद्दा आ जाता है और फिर उसको लेकर के युवा। और अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि 14 से पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी, पर लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। और 14 के बाद से लोग काफी ये हमारी मीडिया काफी सशक्त हो गई है, न्यूज़पेपर, और फिर छोटे छोटे से जो ये वीडियोस हैं वो फेसबुक पे इतने ज्यादा आने लगी कि पहले भी अगर बात की जाए 10-15 साल पहले हम लोग भी फेसबुक चलाते थे तो वो सारी चीजें इतनी नहीं थी। अभी आप फेसबुक चलाएंगे तो इतनी सारी न्यूज अपने आप आ जाएगी। कुछ कुछ सारे जो एप्स हैं वो अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं न्यूज में हमारे, चाहे इंस्टा पे बात की जाए चाहे फेसबुक पे बात की जाए। तो मीडिया काफी सशक्त है, वो जान रही है कि हम जो ये सारी चीजें ओरली नहीं दे पा रहे हैं वो कैसे फेसबुक और स्मार्टफोन, एक खिलौना जो हाथ में पकड़ा दिया गया है, उससे हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीजों का बहुत युवाओं पर, मेंटल लेवल पर बहुत असर पड़ता है। वो डिबेट करते हैं, बात करते हैं, वो शिक्षा पे कम बात करते हैं कि मतलब कि ये जो इस हालात में अगर 2 साल बात की जाए, 2 साल पीछे की, तो किस तरह लोग 8th में थे और 10th पास हो गए। जो लोग मैथ्स में, मतलब हाई स्कूल में मैथ्स को वो पास करना कितना मुश्किल होता था, पर वो मैथ्स पास करके फर्स्ट ईयर में पहुंच गए। फिर लॉकडाउन आया, फर्स्ट ईयर पास हो गए। अब 12th भी उनके लिए थोड़ा भारी है तो कोचिंग कर रहे हैं इस तरह। या जो लोग बीएससी एमएससी में थे तो वो बीएससी पास हो गए, मैथ्स से एमएससी लड़कियां पास हो गई। और अगर मैथ्स की बात की जाए तो बहुत जिस तरह का हाँ जेंडर के मेंटल लेवल पे असर। अब वो उनको रोजगार चाहिए, अब वो कहाँ जाएंगे अगर वो स्टेप बाय स्टेप अपना क्लास पास होकर पहुंच गए हैं। और खासकर लड़कियां अगर इस तरह से, तो वो मतलब पास हो गई। अगर हम बात की जाए तो लॉकडाउन के बाद हमने 500 लड़कियों का सर्वे किया था अपने दीदी, आसपास के। मैं ये, हाँ, ये एक मिनट, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग युवा लोगों के साथ काम करते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों। तो जब आप मतलब लड़कियों को वॉलेंटियर के हिसाब में आप उनको लेने जाते हैं कि आप आके वॉलेंटियर बने, तो मैं समझना चाहती हूँ कि वहाँ पे उनके फैमिली से कोई प्रेशर होता है या आसपास आप लोग वो काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये लड़की लड़कियाँ भी जो बाहर आके काम करेंगी उसमें भी होता है कि लड़कों को तो लोग आने देते हैं, लेकिन लड़कियों का बाहर एज अ वॉलंटियर आना भी एक मुश्किल बात है। सेकेंडली, अभी जो माहौल है यूपी का, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत अनसेफ हैं। तो जब आप जेंडर राइट्स के काम पे एक तो काम करने जाते हैं, तो लोगों को क्या लगता है यूपी में कि जेंडर राइट्स का मुद्दा इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है,
और उन ये क्या वो आपसे कुछ बात या चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, आप कोविड को लेके आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या आप टीकाकरण को लेके, तो वहाँ पे जब आप जाके देखते हैं कि टीकाकरण हुआ हुआ है, तो ऐसा लगता है कि लड़कियों का कोई मतलब वहाँ पे बायस था, जैसे बुजुर्गों को पहले दिया जाता है, आदमियों को पहले, लड़कों को पहले, बेटों को पहले, और फिर लड़कियां बाद में आती है। तो इस टाइप के अगर कुछ मुद्दे आप लोग को बाहर निकल के आए तो आप प्लीज शेयर कीजिए वो। बिल्कुल अनुराधा, अगर बात की जाए, आपने पहला मुद्दा ये रखा कि अगर आप वॉलंटियर्स लेने आप चुनते हैं तो फिर क्या मतलब कम्युनिटी से क्या चैलेंज आता है और परिवार से क्या चैलेंज आता है। तो करीब हमारे 10 कम्युनिटी में हमारे काम है और वही वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े जो हमें अवध पीपल फोरम के साथ वॉलंटरी काम कर चुके हैं, या वो बच्चे जो जिन कॉलेजों में हमारा इंटरफेयर रहा है उन्हीं बच्चों के साथ हम लोगों ने काम किया। और इस समय जैसे साल भर में अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो बच्चों को 5,000, 3,000 या 2,000 स्कॉलरशिप आती है। पर हमने ये जो काम कोविड के बाद हमारे पास आया, ये बहुत अच्छा सपोर्ट था वॉलंटियर्स के लिए, क्योंकि ये पर मंथ करीब 3,000 रुपए उनको मिल रहा था और अपने ही स्पेस में उन्हें सर्वे करना था। तो उनको भी एक आर्थिक तौर पे बहुत अच्छी मदद भी मिली और पारिवारिक सपोर्ट भी था उनको कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते थे 6 महीने में। तो परिवार में भी काफी मतलब माहौल भी ठीक था कि उनकी बच्चियां या लड़के लड़कियां निकल कर बाहर काम कर रही हैं। इसमें बहुत सारे हमारे साथ स्टेक होल्डर आंगनबाड़ी भी थे जो हम्म। निकल कर काम कर रहे थे, क्योंकि आंगनबाड़ी और अगर सहायिका का मानदेय की बात की जाए तो यूपी में बहुत कम से कम उनका मानदेय है। तो हम्म। उनके साथ भी मिलके हम लोगों ने काम किया। और अगर जेंडर्स की बात की जाए और एजुकेशन की बात की जाए तो जैसे हमारे यहाँ साकेत है, इंटर कॉलेज के बाद लड़कियां सब्जेक्ट को अगर चूज करके एडमिशन चाहती हैं तो वो एडमिशन के लिए साकेत जाती हैं। साकेत अयोध्या के में स्कूल जो कॉलेज पड़ता है, तो फैजाबाद से करीब 10-12 किलोमीटर पे कॉलेज है। और एक कॉलेज और है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो वहां पे वो सब्जेक्ट नहीं है। जैसे अगर बात की जाए होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सैन्य विज्ञान और मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो वहाँ नहीं है। तो फिर लड़कियां अपना सोचती है कि वो साकेत जाएं। फिर साकेत मेन अयोध्या में है। अगर अभी बात की जाए साकेत की, तो जो मैंने भी वहीं से पढ़ाई की है, वहाँ का भी माहौल ठीक ठाक पहले था अगर बात की जाए 15 साल पहले की। लेकिन अभी भी वहाँ पे जब आपके पहनने पर बात की जाती है तो वो हर जगह दिखता है। जो कि हम्म। इधर अगर कर्नाटक ही नहीं है, हमारे हम्म। पूरे हिंदुस्तान में ये सारी चीजें दिख रही हैं कॉलेजों में कि आपके पहनावे पे। और अगर एक तबका जो पहन कर जाना चाहता है तो उस पर मतलब मैं एक बात करती हूँ, मैं किसी चीज के सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप हिजाब पहनिए या ना पहनिए, पर वो तो उनकी राइट टू चॉइस की बात है अगर वो जाना चाहती हैं। पर वहां पे जो सारी चीजें हो रही हैं वो उनके मेंटल लेवल पे बहुत असर अफेक्ट करती है, खास कर हाँ। लड़कियों के, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो महिला डिग्री कॉलेज में नहीं है तो वो कोएड कॉलेज में है, अगर वो जाना चाह रही हैं तो मतलब ऑब्वियसली हमारे ये हम प्रजातंत्र है, हम जहाँ चाहेंगे वहां जाएंगे, पढ़ेंगे, जो पहनेंगे, खाएंगे। पर वो सारी चीजें इस समय जो ये मौजूदा हालात है उस पर बहुत हम्म। इफेक्ट डाल रही हैं, खासकर अगर उसमें और बात की फिर जाए हाँ। लड़कियों की। हाँ, फिर स्पेशली अगर हम एजुकेशन को एक ह्यूमन राइट के तौर पे देखें, तो फिर वो एक्सेस नहीं कर पा रही हैं लड़कियां, क्योंकि लोग बाधा डाल रहे हैं। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने कहा सिमी। और मैं इसी बात पे अब मैं मिथिलेश को बुलाना चाहूँगी, जो सहजनी शिक्षा केंद्र के साथ काम करती हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग भी गर्ल्स के एजुकेशन को लेके थोड़ा बहुत काम करते हैं मिथिलेश। तो जी जी। आप शुरू में एक अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कितने साल से इस काम से जुड़ी हुई हैं, और फिर आपको जो अपनी बात रखनी है आप प्लीज़ बात रखिए। जी, तो मैं करीबन 7 साल से सर्जरी में काम कर रही हूँ और शुरुआती तौर पे मेरा काम डिजिटल चीजों पर रहा है, जैसे कि जो दलित आदिवासी पिछड़ी जाति की जो किशोरियां थी उनके लिए डिजिटल शिक्षा देने का काम रहा है। जैसे कि अब डिजिटल चीजों से जोड़ना बड़ा मुश्किल काम रहा है लड़कियों को, क्योंकि अ, शिक्षा उन्हें शिक्षा ही दिलाना बहुत मुश्किल था और उन लड़कियों को हमने
तकनीकी चीजों से जोड़ा है। और आज भी उनको मतलब पहले तो उन्हें ब्रजकोष जैसे कैंप कैंप वगैरह में जोड़कर आपका पहले वीडियो शिक्षा। क्या ऑफ है? जी। आपका वीडियो क्या ऑफ है? नहीं। अच्छा, नहीं वीडियो नहीं दिखा रहा है। नहीं सॉरी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ अब अच्छा। ठीक है। हम्म। तो इस तरह से उन्हें तकनीकी चीजों से जोड़ने की है कि लड़कियों को कंप्यूटर सिखाना है। इसके साथ साथ लड़कियों की पढ़ाई मजबूत जैसे ब्रेड कोर्स हुए, कैंप वगैरह हुए, 10 आपकी दिन आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, बोल रहे नेटवर्क शायद आपका। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा करता है और मौसम भी थोड़ा हाँ खराब है हाँ, यहाँ। यहाँ पे भी है। हाँ जी हाँ जी, हाँ, अब ठीक है। उसकी वजह से। नहीं मिथिलेश, तो आप लोग ने ये एजुकेशन को किशोर मतलब किशोर युवतियों के शिक्षा को लेके काम करने के लिए आप लोग ने क्यों सोचा? वो कैसे आपको लगता है कि एक जेंडर राइट का मामला है? अगर आप उसको लेके थोड़ा बात कर सके तो। जैसे कि हर इलाके में इस तरह से कि लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है और लड़कों की शिक्षा पर ज्यादा। तो जैसे कि कोरोना टाइम की बात ले लो तो कोरोना तो सब पे लागू होता है कि शिक्षा सबकी ठप हो गई थी, लेकिन ज्यादातर लड़कियों की सब ठप हो गई थी। लड़कों की सुचारू रूप से चलती रही, चाहे वो डिजिटल मतलब ऑनलाइन रही हो, कोचिंग वगैरह से रही हो, उसकी चलती रही। पर जो लड़कियां हैं उनकी रुक गई थी। आप बिना ईयरफोन्स को लेके अगर बात कर सके, क्योंकि ना आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए अगर ठीक है। बहुत नेटवर्क ख़राब है। ओके ओके। हेलो। इससे होता है हमेशा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। हम्म। तो इस तरह से लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा असर पड़ा है। और अगर परिवार को देखा जाए तो जैसे कि लड़कियों को उस टाइम पे डिजिटल चीजों से नहीं जोड़ा जाता। अगर लड़कों के लिए तो हर एक सुविधा उपलब्ध है, जैसे मोबाइल दे दिया, कोचिंग भी चल रही है, लेकिन लड़कियों को कभी मोबाइल नहीं देंगे। उनको एक डर रहता है अंदर के, हो सकता है लड़की गलत रास्ते पर ना जाए और थोड़ा असर ना पड़े, बिगड़ ना जाए, इसलिए उन्हें मोबाइल भी नहीं अवेलेबल कराते हैं। और मेन बात है शिक्षा को, जैसे कि गांव है, जो युवा किशोरियां हैं, तो गांव में सिर्फ 8 तक ही स्कूल रहते हैं। तो जब तक 8 हम्म। तक पढ़ेंगी तब तक तो पढ़ाएंगे लड़कियों को। उसके बाद उनकी पढ़ाई बिल्कुल से रोक दी जाती है, क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए या तो गांव से बाहर जाना होता है या फिर ब्लॉक पर जो स्कूल हैं, हम्म। इंटर हाई स्कूल के, तो वहां पे जाना होता है। तो वो इसलिए परिवार वाले एग्री नहीं होते, तैयार नहीं होते कि अगर जाएंगे तो एक दो लड़कियां नहीं, अगर 8-10 लड़कियों का ग्रुप है तभी उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, वरना उनकी पढ़ाई वहीं पर 8 तक ही रुक जाती है। नहीं तो जब आप लोग मतलब वो लोग 8 पर आप बोल रहे कि 8वीं में रुक जाती है उनकी पढ़ाई, तो फिर जब आप उनके माँ बाप से जाके बात करते हैं या गांव वालों के साथ बात करते हैं तो उनका पूरा रवैया क्या रहता है इन युवतियों के एजुकेशन को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके? वहाँ पे मतलब मुश्किलें आती हैं या सब एक बार में ही मान जाते हैं? नहीं देखो, एक बार में तो कोई नहीं मानेगा। मुश्किलें हर एक काम में चुनौतियां आती हैं, उन्हें जी। काफी समझाना होता है। एक तो हमारा जो सहजनी का जो काम है, सहजनी का जो पहचान है, काफी अच्छी पहचान है सहजनी पे। गांव गांव जो जहाँ पे हम लोगों का काम चलता है, सबका विश्वास है। जाके घर पे बात करते हैं तो तैयार हो जाते हैं। इस तरह से लड़कियों को जो, जैसे कि अगर स्कूल नहीं भेजा रहे हैं तो हम लोग 10 दिन, 15 दिन या 8 दिन के इस तरह से कैंप रखते हैं ऑफिस में, ब्रज कोर्स। तो वहां भी आके लड़कियां 10 दिन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती हैं। अगर कोई माँ बाप तैयार नहीं है स्कूल भेजाने के लिए, तो हम लोग उनको अपने ऑफिस में ला के कैंप लगाते हैं, उनकी शिक्षा पढ़ाई और आगे मजबूत करते हैं। नहीं और मतलब मुझे ये जो आप लोग गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक में काम करते हैं, तो जी जी। वहाँ पे जैसे ये धर्म का मसला या जाति का मसला ये क्या आता है?
क्योंकि बहुत बार ये होता है जो मतलब कुछ जाति के लोग, उनको तो स्कूल में ही नहीं आने देते हैं लोग। हम्म। और उनको क्योंकि फिर का अपने माँ बाप के साथ काम करके पढ़ाई उनको छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर खेतों में काम करेंगे, यहाँ वहाँ काम करेंगे, नहीं तो उनको रात की 2 रोटी तक नसीब नहीं होती है। तो आप लोग का ये जो काम है, आप लोग क्या इस मुद्दों में, लाइक, एक तो होता है कि लड़कियों को, युवतियों को एजुकेशन उनकी कैसी कंटिन्यू रहे, ये एक मुद्दा है। लेकिन युवतियों के अंदर भी अगर जाति का जब बात आ जाता है या धर्म का, दूसरे धर्म का बात आ जाता है, तो फिर उस मसले को आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि यूपी में जैसे पूरे भारतवर्ष में ही है, लेकिन यूपी में भी एक जात का, तो वहाँ पे पूरा जो सत्ता है, पॉलिटिक्स रहा है बहुत बहुत जात का, बहुत ज्यादा, बहुत हाँ। उसी पे बेस्ड रहा है। तो आप लोग कैसे इस मसले को देखते हैं? और सो फिर दलित युवतियों के साथ आप लोग का काम रहा है तो कैसा रहा है फिर? क्योंकि अ, बाकी गांव वाले ये भी बोलेंगे ना कि हमारी बेटी वो दलित, आप लोग उनके साथ भी काम करते हैं तो वहाँ पे हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, वगैरह हम्म। वगैरह। लोगों की बहुत ऐसी सोच होती है। तो जी जी। ऐसे कुछ मुद्दे आए हैं आपके सामने? हाँ, जैसे कि अगर हम लोग गांव में कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह, तो उसमें बस्तियों में अलग अलग करते हैं। एक साथ अगर बैठे हैं तो दूर दूर बैठते हैं लोग। तो इसीलिए वहाँ एक साथ नहीं आती हैं लड़कियां, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो कैंप्स होते हैं वहां पर कुछ भेदभाव नहीं होता है। सभी लड़कियां, सभी कास्ट की लड़कियां एक साथ आती हैं, वही खाना, वही थाली, सब कुछ। मतलब वहां दिक्कत नहीं होती। लेकिन गांव में बहुत दिक्कतें होती हैं कि गांव में तो बहुत, लेकिन फिर भी जो हमारी सेंटर है, सेंटर में आती हैं लड़कियां, सभी जाति की आती हैं, लेकिन उनको भी। हेलो मिथिलेश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी हेलो। सब सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ हाँ मिथिलेश। जी, बहुत मौसम खराब और बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो बहुत दिक्कत होती है गांव में। गांव में भी मतलब जैसे कि सेंटर अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग बस्तियों में पढ़ाना पड़ता है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हम सुन रहे हैं, आप बताइए। हाँ, नहीं तो हम्म। आप लोग के बीच में ऐसा कभी हुआ है कि मतलब आप लोग भी जो सरोजनी शिक्षा केंद्र में सब काम करते हैं, हम लोग भी तो इसी मानसिकता से आते हैं। उसके बाद हमारा जो काम रहता है, या अगर हम कोई ऐसे एनएपीएम जैसे ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमारी सोच खुलती है। तो आप लोग के बीच में इन मुद्दों को लेके कभी कुछ बात हुई है आप लोग, या सबको ही पहले से पता था कि जातिवाद एकदम बुरी बात होती है और हमें नहीं करना चाहिए? लोग बोल तो देते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तब एक अलग बात होती है। अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में तो नहीं ऐसा होता। हम्म। हाँ। ठीक है। हाँ। तो शोभा जी वनांगना से हैं, और वो हमारी अब अगली स्पीकर हैं। शोभा, आप हैं? जी जी जी। हेलो, हाँ, तो नमस्ते। और नमस्कार और बहुत वेलकम आपको इधर। तो आप अपना 1 मिनट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके, जो मुद्दे बात हो रही है, आप तो हमारी चर्चाएं सुन ही रही होंगी, तो जी फिर जी आप जी। अपनी बात रख सकती हैं। ओके ओके, ठीक है। तो मेरा नाम शोभा है। मैं यूपी के बांदा जिला से हूँ, वनांगना संस्था से। और वनांगना संस्था में मैं लगभग 2010 से काम कर रही हूँ। और मैंने मतलब अलग अलग उसमें थीम पे काम किया। सबसे पहले तो मैंने महिलाओं का एक संगठन मतलब चित्रकूट में काम किया है, दलित मुस्लिम और आदिवासी महिलाओं के साथ। और अति दलित समुदाय के साथ मैंने शुरू में मतलब महिला सशक्तिकरण पे काम किया है, उनकी योजनाओं पे काम किया है।
उसके बाद फिर मैं बांदा में युवा ग्रुप के लड़कियों के साथ मैंने काम किया, एजुकेशन पे किया है। और युवा ग्रुप की मतलब जो भी समस्याएं होती हैं उनका क्षमता विकास करना, तो उस पे काम किया है। साथ ही मैंने स्कूलों पे काम किया, मतलब जूनियर स्कूलों पे और कस्तूरबा विद्यालय जो हमारे बांदा जिला में चलते हैं हर ब्लॉकों में। तो मैंने उनको मतलब थीम आधारित उनके साथ सत्र चलाना, जानकारी वाले सत्र चलाना, तो मैंने उस पे काम किया है। और इस समय जो मैं काम कर रही हूँ मतलब युवा ग्रुप के साथ ही काम कर रही हूँ, उनका सशक्तिकरण करने पर। तो मैंने जो जब मैं चित्रकूट में काम कर रही थी तो मतलब महिलाओं महिलाओं के साथ ही कर किया था, मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण प्लस उनकी एजुकेशन पर। एजुकेशन मतलब उनका गांव में सेंटर चल रहे थे और सेंटर में महिलाएं पढ़ने आती थी, तो उससे हम लोग जाके मतलब एक वॉलंटियर होते थे ही गांव की, मतलब जिस गांव में सेंटर चलते थे वहीं का वॉलंटियर होता था पढ़ाने के लिए। क्योंकि वॉलेंटियर को भी निकलना बहुत मुश्किल होता है, वो एक महीने में तो मीटिंग में आ जाते थे, लेकिन अगर सोचे कि वो रोज डेली अगर ऑफिस आए तो ऐसा उनका लड़कियों को निकलने के लिए बहुत मुश्किल होता था। जैसे एक वॉलेंटियर एक बहू होती थी गांव की, या फिर कोई लड़की, लड़की तो बहुत कम थी, ज्यादा करके बहुओं को ही हम लोगों ने निकाला था। और वो उसी गांव तक ही सीमित थी मतलब। तो वो सेंटर मतलब पढ़ाती थी, हम लोग जाके मतलब वहाँ पे देखभाल कर मतलब देखना किस तरीके से पढ़ाती थी, तो मैंने उस पे काम किया है। और ज्यादातर की देखा जाए तो जेंडर की जहाँ पे हम बात करें तो जेंडर को देखा जाए तो एक पितृ सत्तात्मक मतलब एक शुरू से ही चला आ रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको मतलब करना काफी मुश्किल है। तो देखा जाए तो लड़की जब छोटी होती है, जब पेट में होती है, जब से मतलब शुरू हो जाता है। अगर महिला गर्भवती है तो उसका गर्भ मतलब चेक करवाना, सोनोग्राफी करवाना। अगर लड़की है तो अगर पहला बच्चा है तो ठीक है, लड़की है तो ठीक है मतलब हो जाए। अगर जाने की 2-3 लड़कियां हो चुकी हैं तो फिर ऐसे चोरी चोरी अबॉर्शन करना, जबकि देखा जाए तो कानूनी जुर्म है करवाना, लेकिन लोग करते हैं इस तरह आज भी। और जैसे लड़की जिस जिस घर में 2 या 3 लड़की हो जाए उनकी क्या हालत होती है, एक तो लड़कियों के साथ भेदभाव, दूसरी जो उनकी माँ के साथ भेदभाव ना। तो एक हफ्ते में जैसे ही लड़की पैदा होती है तो उनके साथ मतलब खान पान का मतलब ध्यान नहीं देना, उनसे काम तुरंत ही करवा लेना, खेतों पे जाना। मतलब वो महिला मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतनी कमजोर पड़ जाती है कि वो बीमारी का शिकार हो जाती हैं। आज भी देखने को ये चीजें मिल रही है गाँव में। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ देखा जाए तो लड़कियों के साथ यही हाल है। लड़कियों को ज्यादा खान पान में ध्यान नहीं देना, पहली बात तो खान पान में लड़कों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ एकदम आ रही है। अच्छा। हाँ, तो लड़कों अगर उसी घर में लड़की है तो उसको खाने के लिए अगर बोलेंगे कि मतलब अपनी चॉइस करेगी मुझे ये खाना, तो उसको तो नहीं करेंगे, नहीं अभी अभी नहीं खाना। अगर उसी घर में लड़का है तो लड़के के लिए तो उसकी चॉइस पूरी कर देंगे। फोन के लिए होगा तो लड़के को, जहाँ वो हाई स्कूल में पढ़ने लगेगा तो लड़के को तो फोन दिला देंगे कि चलो भैया मेरा बेटा है फोन ले लो। लेकिन अगर लड़की फोन मांगती है कि मुझे भी फोन की जरूरत है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए तो बिल्कुल मना, पैसे नहीं है, ये नहीं है। तो उसके लिए तो मतलब कितना भेदभाव है, बहुत ज्यादा भेदभाव आज भी। बहुत कम लड़कियां हैं जो मतलब आगे जो बढ़ पा रही हैं। एजुकेशन में देखा जाए तो मतलब हम लोगों ने गांव में सर्वे किया था कोविड के बाद, 5 गांव में हम लोगों ने सर्वे किया था। तो ज्यादा करके जो लड़कियां निकली थी ड्रॉप आउट की लड़कियां, मतलब 8 या 5 के बाद उनकी पढ़ाई बिल्कुल रोक दी गई, उनको पढ़ाया ही नहीं गया। गाँव में कम से कम, इतने बड़े गाँव में जो 3,000 की आबादी है, 3,000 में 2-4 लड़कियां ऐसे निकली थी जो कॉलेज तक मतलब पहुंच पाई थी, जो 3-4 किलोमीटर मतलब पढ़ने जा सकी, जो 9th और 10th में पढ़ रही थी। बाकी लड़कियां सारी ड्रॉप आउट। तो फिर ऐसे ही हम लोग को मतलब गांव में ही सेंटर चल रहे थे, फिर हम गांव में सेंटर में हम लोग जो लड़के ड्रॉप आउट हो चुकी थी उन लोगों को पढ़ाते थे। वॉलेंटियर से ही पढ़ाती थी, मतलब नरैनी से ही जाती थी, वॉलेंटियर पढ़ाती थी। पढ़ाने के बाद जब उनकी पढ़ाई थोड़ा मजबूत होने, क्योंकि आजकल देखा जाता है सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है। अगर बच्चा 8 में पढ़ता होता है तो उसको ज्यादा क्या आता है, बस कक्खा गग्घा भी पूछ लोगे तो वो भी नहीं ढंग से लिख पाती लड़कियां। मतलब ऐसी तो स्कूलों की स्थिति है पढ़ाने की इस टाइम पे जो हो रही है। और तो हम लोग मतलब सेंटर में पढ़ाने के बाद थोड़ा सा जब उनकी मतलब क्षमताएं थोड़ा बढ़ने लगी, वो हिंदी पढ़ना सीख गई और गणित में थोड़ा होशियार है, तो हम लोग लड़कियों की चॉइस थी कि दीदी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो गांव में ही फिर हम उनके मम्मी पापा से मतलब बातचीत किए, बहुत डील किए, तो बहुत मुश्किल से 2-4 मतलब
गांव में मतलब 2018 से हमारा सेंटर शुरू हुए थे और हर साल हम कोशिश करते थे कि हर गांव से मतलब 4-5 लड़कियों को तो हम 9th या 10th में मतलब एडमिशन तो करवा ही देते थे। हम्म। कोशिश रहती थी कि हमारा हमारा इतना आंकड़ा हम करवाएंगे, चाहे जैसा हमें करना पड़े। और एक लड़की का मैं उदाहरण दूंगी, सोनिया नाम की एक लड़की थी, मुस्लिम समुदाय की थी। हम्म। और उसका मतलब पढ़ने में बहुत तेज थी, इतना अच्छी मतलब उसकी क्षमताएं थी, अपना अनुभव बहुत अच्छा हम्म। लिखती थी, बहुत किताबों को पढ़ना, किताबों के जरिए बहुत चीजें लिखना। तो हमने सोचा कि सानिया कह रही थी कि नहीं दीदी मुझे आगे पढ़ना। हमने उसके मम्मी पापा से बहुत बातचीत किया, 2-3 मतलब लगातार उनके दोस्त डेली घर जाने लगे कि नहीं सानिया बहुत अच्छी है पढ़ने में, आप इससे एडमिशन करवा दीजिए। तो वो तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी, नहीं पढ़वाना, ये माहौल अच्छा नहीं है, पहली बात हमारे पास पैसे नहीं है। तो मतलब हमने कहा कि कोई बात नहीं, पैसे जो भी होंगे तो हम लोग मतलब जो भी होंगे मिला के हम लोग दे देंगे, किताबें जो होंगी तो हम लोग दे देंगे। तो उसे किसी तरह तो हम लोगों ने एडमिशन करवा दिया। वो 9 में पूरा 1 साल पढ़ी। 1 साल के बाद उसका भाई मुंबई में रहता था, वो जैसे ही मतलब मुंबई से आया और उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। मतलब 9 पास करके उसका 10 में बड़ा मुश्किल हुआ। और उसके भाई को हम लोग भी नहीं डील कर पाए कि हम उसको डील करके लड़की को स्कूल तक भेज सके। मतलब इतना ज्यादा उसके मुंह से ना निकलता था। आज भी वो कभी लड़की मिलेगी ना, दीदी आप लोगों ने मुझे आके पढ़वाया नहीं, मैंने कहा हम खुद मजबूर हो गए थे, तो हम क्या करें बताइए। मम्मी हम्म। पापा को तो हमने डील कर लिया कि चलो तुम्हारा बहुत मुश्किल रजिस्ट्रेशन करवा दे, लेकिन अब तुम्हारे भाई को बड़ा मुश्किल है वो करना। मतलब थोड़ा उसका भाई बहुत तेज था और थोड़ा कहते हैं ना एकदम सत्ता जैसे होती है कि नहीं लड़कियों को बाहर नहीं निकालना, उसी का एकदम वो चलता है। तो उस लड़की को फिर आज भी हमें अफसोस होता है कि यार उसको हम नहीं पढ़ा पाए, जबकि कितनी पढ़ने के लिए वो राजी थी लड़की। और ऐसे ही हमारे जो मतलब एक ग्रुप चलता है, युवा ग्रुप बांदा में, मतलब 5 जगह चलता है, उसका ग्रुप का नाम है गुफ्तगू मंच। हम्म। गुफ्तगू मंच वो ग्रुप है जहाँ पे लड़की आती है और अपनी जो मन की बातें होती हैं, हम्म। वो मन की बातें उस ग्रुप में शेयर करती हैं। और वो बातें हमारी मतलब उन्हें विश्वास रहता है कि हमारी ये जो बातें हैं हमारी यहीं पर रहेंगी, वो बाहर तक नहीं जाएंगी। तो हम्म। ऐसे ही हमारी युवा ग्रुप है, लगभग 5 गांव में चलते हैं बांदा जिले में। और वहां भी देखा जाए तो जो हमारा थोड़ा शहर लेवल की लड़कियां, जो हमारा बांदा ग्रुप है तो वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल इंटर बीए। और लड़की कुछ करने भी लगी है, मतलब कोई कहीं जॉब में लगी, कोई प्राइवेट जॉब कर रही है, कोई सिलाई का मतलब अपना खुद का बिजनेस कर रही है, कोई ब्यूटिशियन खोले है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं तो वो तो निकल गई, लेकिन जो अभी भी ग्रामीण इलाकों से जो हमारा ग्रुप मिल चलता है, तो वहां भी आज भी लड़की के पास अगर हुनर है तब भी वो बाहर नहीं निकल पाती है, बहुत मुश्किल होता है कि वो बाहर निकले। एक लड़की है मतलब शहनाज नाम है उसका, हरदौली की है। वो उसके अंदर इतनी अच्छी कला है कि वो ताजमहल इतना सुंदर बनाई है और यूट्यूब में भी डाला है। तो ऐसी चीजें हैं कि लड़की के अंदर बहुत सारे हुनर है, लेकिन वो अपना बाहर नहीं निकल सकती है। और हम्म। 8 तक ही वो भी पढ़ी है, उसका इतना पढ़ने का मन है, लेकिन उसके नहीं पढ़ाया गया, उसको भी नहीं पढ़ाया गया। नहीं, और वो वहीं पर तो है। ये जो जेंडर और एजुकेशन का एक मुद्दा है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। जी जी, और वो ग्रामीण इलाकों में है लेकिन शहरों में भी रहता है। शहरों में भी है और बिल्कुल। मतलब वो मतलब हर वर्ग के लोगों का एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है वहाँ पे, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन रहता है। जी मैंने थोड़ा बहुत बिहार में काम किया था, तो तब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे थे और वहाँ का सर्वे कर रहे थे। पहली बात तो ये थी कि वो गवर्नमेंट स्कूल में भी जो थे वहाँ पे दलित बच्चे आपको एज सच दिखते ही नहीं थे। हम्म, और जो लड़कियां थी वो 5वीं 6वीं कक्षा के बाद उनके माँ बाप उनको नहीं भेज पा रहे थे, क्योंकि उनके मेंसेस पीरियड शुरू हो जाते थे। और चूंकि मतलब हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने ये स्वच्छ भारत बोल के एक योजना शुरू की और बोला कि सबका शौचालय होगा। उनने बहुत जगह शौचालय बन गया है लेकिन वो सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, दरवाजे नहीं हैं, बिल्कुल। प्रॉपर कमोड नहीं है। तो जैसे ही लड़कियों के पीरियड शुरू होते थे तो उनके माँ बाप एक तो उनको जाने नहीं देते थे। दूसरा जो एक जेंडर का मुद्दा आता था, जेंडर राइट्स, लाइक अगर एजुकेशन को हम देखें एक जेंडर राइट के हिसाब से, तो स्पेशली जैसे महादलित कम्युनिटीज़ जो हैं, आपकी मुसहर कम्युनिटीज़ जो हैं बिहार में,
वहाँ पे जब कटाई का सीज़न आता था तो सारे बच्चे उनको जाके दूसरों के खेतों में कटाई करना पड़ता था, नहीं तो साल भर उनके घर में अनाज नहीं रहेगा। तो ये जो बड़े जाति बड़े तबके के लोग होते थे उनके बच्चों का एजुकेशन फिर भी कंटिन्यू होता था। फिर जब हम लोग का मतलब मैं 10 साल से नारीवादी मूवमेंट से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे अलग अलग स्टेट्स में मेरा अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। हरियाणा में आप देख लीजिए, वहाँ पे एक बहुत ही भद्दा घिनौना और बहुत ही डरावना एक गैंग रेप केस हुआ था रोहतक में 6-7 साल पहले। तो हम जब वहाँ पे बात करने गए थे तो रोहतक यूनिवर्सिटी की जो लड़कियाँ थी वो 18 साल की थी। हम उनसे बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि कॉलेज मतलब घर से बस लेके यूनिवर्सिटी तक आने का उनका रास्ता मतलब एक जंग जैसा होता है, क्योंकि लड़के उनका जीना हराम कर देते हैं। तो जैसे मैं एक शहर में पली बड़ी हूँ और वहाँ पे हम लोग का दूसरा टाइप का मुद्दा रहा है जब कॉलेज का एजुकेशन हो या स्कूल का एजुकेशन हो। लेकिन ये मतलब सोचना कि डेली मतलब रोज़ाना आप घर से बाहर निकलेंगी और 4 आदमी आपका पीछा करेंगे और वो ताने मारेंगे और आप डर डर के यूनिवर्सिटी जाएंगे और वापस आएंगी, वो मेरा एक एक्सपीरियंस नहीं रहा था। तो वो पहली बार पता चला कि मतलब ये हम सुनते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब ये आपके सामने कोई आके अपनी अभिव्यक्ति बताता है कि ये मेरे साथ रोज़ हो रहा है, तो एक जो पूरा आपका परसेप्शन है, सोच है, वो चेंज हो जाता है। और सिमिलरली जो सिमी ने एकदम शुरू में कहा था कि अभी जो सत्ता है उसका अब क्या ही कहे, बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, लेकिन कौन सी किसकी बेटी पढ़ रही है उस पे तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि और वो भी मतलब बेटी पढ़ भी रही है या नहीं, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। ये जो अभी हिजाब को लेके इतना कंट्रोवर्सी हुआ है, कंट्रोवर्सी नहीं मैं वायलेंस ही कहूँगी, वो हिंसा ही थी। जो कर्नाटका में ये स्कूल की बच्चियां जा रही थी, कॉलेज की बच्चियां जा रही थी, उनको गेट पे उनका हिजाब उतरवा देना, ये मतलब कितनी भद्दी बात रही है। हाँ, और ये एक वायलेशन रहा है उनका, एक मतलब शरीर बॉडीली ऑटोनॉमी का अगर बोले वो एक है, लेकिन उनका एक एजुकेशन का जो राइट है, वो अगर हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहती है और उनका कॉलेज मना कर रहा है या उनका स्कूल मना कर रहा है, तो फिर वो उनके एजुकेशन का क्या होगा, उसको लेके मतलब कुछ बात ही नहीं हो रही है। और ये सिर्फ कर्नाटका का ही नहीं, ये धीरे धीरे मतलब पूरे देश भर में ये होने वाला है। अनलेस लाइक जो कार्यकर्ता हैं, जो एक सिविल सोसाइटी है आपकी, वो एकदम बोले कि नहीं ये इनका हक है और ये वो करेंगे। हाँ, उसको लेके मुझे लगता है कि थोड़ा बात करना सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेके मतलब उतनी बात उठ नहीं रही है। फिर जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारा जितना भी मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पे सबको पता है देश में कि वहाँ पे बोलते हैं कि नक्सलवाद का जो समस्या है वो बहुत एक बड़ा समस्या है। लेकिन उसका जो एक एजुकेशन पे, स्कूलों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो आदिवासी बच्चों के ऊपर, उसको लेके किसी को कोई मतलब वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो इनका अभियान है, उसमें इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे स्कूल आपके महीने दर महीने बंद रहते हैं। जैसे बिहार में जब बाढ़ आ जाती है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में 6-6 महीने आपके गवर्नमेंट स्कूल्स एक्सेसिबल नहीं रहते हैं। हाँ, तो इतनी सारी मतलब मुझे लगता है जो ये जेंडर राइट्स का मामला है वो भी लड़कियों के, युवतियों के एजुकेशन को लेके, इसमें क्लास का है, कास्ट का है, आप किस मतलब जैसे यूपी में अपना अलग एक हाल है, बिहार में कुछ और ही है, आसाम बंगाल में कुछ और, छत्तीसगढ़ में कुछ और। तो मुझे लगता है इसका रास्ता ना और जवाब दोनों सीधा नहीं है। तो यही मैं लाइक आप तीनों से समझना चाहती हूँ कि आप लोग का इतना एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो स्पेशली अभी ये जो एक हिजाब को लेके हुआ है, इसमें बहुत फैमिलीज डर भी गई हैं। आपने एक दो लड़कियों की बात बताई अभी मुझे, शोभा, और दोनों मतलब इंसिडेंटली मुस्लिम फैमिलीज से थी। मैं तो जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ पे मतलब आपके ये शर्मा त्रिपाठी और अग्रवाल जैन मेरे कॉलोनी में यही भरे हैं। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा होता है कि एक्चुअली नो, जितना भी लड़की पढ़ना चाहे आफ्टर अ पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये जैनी फैमिली मेरे घर के पास ही रहती है,
बहुत नामी गिरामी हैं, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन उनको लड़की को पढ़ाना ही नहीं है। 17 साल में शादी दे दी थी। और ये आप बोलेंगे लाइक एजुकेटेड और बहुत पैसे वाले फैमिलीज, तो सबको लगता है कि इनमें ये दकियानुसी बातें नहीं होंगी, लेकिन कूट कूट के भरी है। और मुझे लगता है जो ऊंचे वर्ग और ऊंचे जात के लोग होते हैं उनमें ये दकियानुसी ज़्यादा रहती है, लेकिन उनको दूसरों को ही दिखती है उस टाइप से। तो शोभा, आपका मतलब कोई एक्सपीरियंस रहा है ऐसा? तो मैं थोड़ा दीदी जाति को लेकर एक बताना चाहूंगी, एक केसेस बताना हाँ चाहूंगी। हाँ हाँ, ज़रूर। तो एक लड़की थी, मतलब वाल्मीकि समुदाय की थी वो, जो मतलब अति दलित समुदाय होता है, आप जानती हैं अति दलित मतलब जो सफाई कर्मी जो सफाई करते हैं। अ, तो बांदा जिले का नरैनी ब्लॉक में एक मोहल्ला है पटेल नगर, वहाँ की लड़कियां स्कूल। हेलो, हेलो। हाँ शोभा, सुनाई दे रहा है। अच्छा, आ रही मेरी आवाज? तो हाँ। वहाँ की लड़कियां स्कूल में पढ़ती थी, मतलब जूनियर स्कूल में पढ़ती थी। तो वहाँ की जो भी लड़कियां स्कूल जाती थी, तो वहाँ की मैडम मतलब वहाँ की मैडम भी, और जो मिड डे मील में खाना बनाती थी वो उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करती थी। जब भी मतलब उनको खाना देना तो थाली दूर से ही देती, दूर से ही खाना डालती थी और ऐसे खिसका के देती थी। और हम्म। मैडम जो थी, तो जो भी मतलब वो लोग होमवर्क दिखाने जाती थी तो दूर से कॉपी कहती थी दूर से रखो, और मतलब दूर से ही उनका चेक करती थी। हम्म। तो ऐसे ही मतलब काफी दिनों तक ऐसे चलता रहा। और फिर जब हम लोग मीटिंग वहाँ पे समझ मीटिंग करने गए, तो लड़की ने बताया कि दीदी मतलब हमारे स्कूल में ऐसा होता है। तो हम लोग फिर स्कूल गए, स्कूल का प्लान किए और मैडम से बातचीत किए। हम्म। और फिर मैडम तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थी कि अरे नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो एक टीचर है, हमारे लिए तो सारे बच्चे समान है, हम क्यों कर हम्म। सकते हैं ऐसा, बुलाइए उस लड़की को। तो मतलब उस लड़की के सामने ही मैडम ने झूठ बोल दिया कि हम्म। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं और ये लड़की झूठ बोल रही है। तो स्कूलों में ऐसा भी होता है कि जी जी। लड़कियां भी पढ़ती हैं और उनके साथ ऐसा सा भेदभाव होता है। अगर हम्म। वो भी वाली खाना बनाने वाली है, देखा जाए अगर एक टीचर, मतलब एक मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं यस्सी हूँ, और मुझे भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर मेरे स्कूल में मेरे मतलब जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहीं पर कोई ऊंचे कास्ट की अगर कोई मैडम है, तो उससे मतलब, और मिड डे वाली जो खाना बनाने वाली वो भी सी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके साथ भी, टीचरों के साथ भी भेदभाव होता है। वो नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, एकदम। कहने की बात है कि हाँ वो इस पद पे हो गई है, वो टीचर है। अगर उस समुदाय में सर्वे करने भी जाएगी, मतलब बच्चों का एडमिशन करना है, तो वो अपने आप को बहुत वो फील करेगी कि अगर मुझे मतलब ये कहीं कुछ मुझे बोल ना दे, मैं कैसे बैठूं, बहुत सोच समझ के मतलब बैठना पड़ता है, बहुत चीजें लेना पड़ता है। जी जी। तो ये मुद्दा तो बहुत ही बहुत ज्यादा अभी भी चल रहा है। वही तो, मतलब कितने बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये आंगनवाड़ी में जो औरतें खाना बनाती हैं, हाँ, अगर वो मतलब छोटे जात की हो तो लाइक स्कूल के बच्चे खाना नहीं खाएंगे। जी जी जी। ये कितने बार, और ये मतलब इसका क्या ही करें, मतलब बोलने में भी शर्म आती है। शोभा, मैं क्विकली ना थोड़ा सा अंग्रेज़ी में संक्षिप्त में जितनी बात हुई है अभी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग फेसबुक में भी देख रहे हैं और उनको हिंदी उतना समझ में आए कि नहीं। सो जी इन जी। टुडेज सेशन वी आर स्पीकिंग विथ थ्री एक्टिविस्ट, young activists from UP, and how they work on issues of gender rights. Incidentally, all three activists that we have today with us, they are all looking at education and working on issues related to young women accessing education. We have Simi, who works with like Gender at Work and Bebak Collective, Mitlesh, who works with Sahajni Shiksha Kendra, and Shobha Devi, who works with Vanangana. So far, in the discussion, what we've tried to understand or map is, what have been their individual circumstances of work, and in what ways, what have been the barriers that they have faced so far. For example, when Simi was talking about like their experience during and after, like during the pandemic and after the pandemic, when they were doing some survey, and
They had to get volunteers from local colonies and, take some data about like who has been vaccinated and who's not been vaccinated. Now, going to these houses, having these conversations, it has not been easy. And because, there are many biases at work, be it like caste, class, and especially religion. In UP, we know just how desperately polarized everything is. So they had to get people, from the same community, from the same block. Otherwise, getting that information would be very difficult. Secondly, there it was kind of like some information about, who's been vaccinated, who's not been vaccinated. Given that if we think about the early days of the pandemic, it was such a horror show. Like if you've gotten COVID, because people didn't know how to handle it, neither the doctors nor the people, it would just be some kind of an untouchability. And who's getting vaccinated, who's not getting vaccinated, that was also a political question, because at some point we were apparently out of vaccinations. So people were lying that they have been vaccinated, and so that they can resume their work. Otherwise, people were not, able to, especially day workers, were not able to make ends meet. When we moved on to Mithilesh, she was talking about how in most of the blocks and villages, you have schools till class 8th, and after that, there's an abrupt end to the education of young women of those blocks or those villages, and how they negotiate with the family, with the villagers, and try to make sure that, that continuum to the education has not been broken. I was just generally curious, and I asked them about caste and aspects of religion. How are these intersections? How they work as barriers, or how they create create a create a space for some kind of dialogue. And there was, we are still to like get back to that conversation really, because not much was spoken about it. Also, sorry, Simi did speak about how things are for young Muslim women of today in general, and what happened in Karnataka over the past 6 months, especially like this whole controversy around wearing the hijab, not wearing the hijab, and how that is also, affecting young women's access to education. I think as people who believe in human rights and feminism, women rights for across like, communities, I think everybody should be up in arms, because so far it has not been an issue of, who is wearing what really, like, where you wear a turban or you wear a hijab. But in with this government and, this kind of Hindutva politics, what we have just witnessed is like endless disrobing, and we have just simply witnessed it. We have not been able to make a dent. And these problems that began 6 months ago, and, they are like, having serious impacts on human rights of an entire community. As civil society, as people committed to a just society, we are not able to do much. And incidentally, there's even so far we are still talking about it, but we would want to know more about like what's happening in UP regarding this issue. The third speaker is Shobha, and Shobha was talking about that, how there's a bias against girls right from their childhood birth, like what they are eating, what they are not eating. And this bias, it seeps into every aspect of their lives, and like just how much negotiation Vanangana as a group has to do to like, convince families to, let children, let women, like let young girls continue their education. And even after much negotiation, nothing comes out of it. Well, on issues of caste, Shobha was recounting her like own experience, and experience of what, like, the children she sees, and, other people from, say, teachers and people in the administration who belong to, who are OPC, and that how much on the guard they have to be. And while people say that, there is no casteism, or like, we are all liberals, that actually it is not so.
and people from a certain caste and class, they continue to be on tenterhooks in every social and professional situation. सॉरी, मुझे ये अंग्रेज़ी में थोड़ा ये थोड़ा मुझे लाइक समराइज़ करना था। तो सिमी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग जो ये कोविड के टीकाकरण को लेके भी आप लोग ने डेटा कलेक्ट किया, तो वहाँ पे मतलब जेंडर इश्यूज़, जेंडर राइट्स का जो इशू था एक, वो क्या है? और उसमें भी जैसे दलित गर्ल्स का क्या मतलब आप लोग को, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अगर आप उसको लेके थोड़ा बात कर सके तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी चर्चा बहुत अच्छी तो हो रही है, लेकिन ये जो एक इम्पॉर्टेंट जैसे मुस्लिम लड़कियों का जो एक बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। सेंसिटिव क्योंकि मुझे पता है कि सबको थोड़ा डर लगता है बात करने में, क्योंकि ये माहौल, अगर माहौल अनुराधा बहुत ही बुरा देखिए, है। देखिए हाँ, बात बात तो सबके पास खूब सारी है, लेकिन अब ये इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया गया है हाँ जी। कि बोलने भर से भी बुलडोजर चल जा रहा है, वरना बात करने के लिए तो इंसान के पास बहुत सारी बात है। नहीं सिमी, एकदम आपने कहा, और मौजूदा हम बस हालात में जो चीजें चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। आक्रोश और ये दमन जो हो रहा है, कोई के बर्दाश्त, हर किसी के बर्दाश्त से बाहर है अगर बात की जाए। वो इंसान के चेहरे से भी झलकता है, पर जो ये चीजें चल रही है उसमें थोड़ा समझ के, थोड़ा समझदारी से बात करने की जरूरत है। वरना मैं भी कल लखनऊ में थी, और जो जुमा के दिन का हालात था, मेरी मीटिंग थी, मैं 5 बजे मीटिंग खत्म करती, लेकिन मैं लखनऊ में, और फिर ये जो अग्निपथ चल रहा है उसको देखते हुए मैं लखनऊ और हजरतगंज से मैं 11, मैं बहुत पशोकस में थी, बहुत ज्यादा पशोकस में थी कि मतलब मैं निकलूं तो जुमा के बाद निकलूं या जुमा से पहले निकलूं, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता था और मैं अकेली भी थी। तो मैं जुमा से पहले निकल ली और फैजाबाद आ गई। मतलब इस तरह का डर मुझे कभी नहीं लगा। मैं कहीं बाहर गई कि मतलब जुमा के दिन कुछ हो सकता है। अमीनाबाद से भी मैंने नहीं, हजरतगंज से मैंने डायरेक्ट अवध डिपो के लिए ओला लिया और फिर मैंने वहां से बस पे बैठी और चली। मतलब जिस तरह का ये पूरा माहौल बनाया गया है उसमें खासकर महिलाएं पिस रही हैं। जी अगर जी बात की जाए कि वही महिलाएं जो सफर में निकलती हैं, काम पे निकलती हैं, एजुकेशन के लिए कॉलेजों में जाती हैं, बाहर निकलती हैं, अगर बात की जाए मुद्दों पे, तो इसमें अगर किसी का सबसे ज्यादा क्षति हो रही है तो खासकर महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर सोचने की बात है कि इन सारी चीजों में हम सब पिस रहे हैं। और इसमें मतलब क्या ये पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें क्या औरतों को मतलब पूरी तरह से सिकोड़ करके फिर से घरों में डालने की पूरी पॉलिटिक्स लगती है। जी और जी। फिर बात वो करते हैं कि हम पढ़ाएंगे लड़कियों को, बेटी को बचाएंगे। अरे कौन सी बेटियों को, बेटी? मुझे तो वही लगता है, उन्हीं कौन सी बेटियों बेटी को, को पढ़ाना चाहते कौन हैं? सी बेटियों को पढ़ाना आप चाहते हैं कौन भाई? पढ़ रही है? हाँ, उन्हीं बेटियों को आप घर में डाल रहे हैं। ये जो डर का माहौल है जो ये पूरा बनाया गया है, ये इसका सबसे ज्यादा असर लड़कियों पे हो रहा है, महिलाओं के कामों पे हो रहा है। जो वो काम पर निकलती थी अब वो पूरी तरह से असुरक्षित हैं। भाई अगर हम जैसे भी लोग डर रहे हैं निकलने से बाहर, लखनऊ में डर लग रहा है, भोपाल जाने में डर लग रहा है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं पे कोई भी घटना घटित हो सकती है, भाई कहीं पत्थर पड़ सकता है, कुछ बोलने पे भी हमारे राइट्स को छीना जा रहा है। तो भाई हम कैसे समाज, कैसी दुनिया में हम जी रहे हैं? आप बताइए। हमारे साथ जो लड़कियां हैं वो कॉलेजों में जाने पर भी डर रही है, हिजाब पहनने पर डर रही है, ये उनकी चॉइस है, वो कैसे रहना चाहती है, क्या पहनना चाहती है, क्या खाना चाहती है, उस पर भी आप बात कर रहे हैं। हाँ। फिर पूरी तरह से ये इस तरह का जो ये पूरा हिटलर वाली बनाई जा रही है, इससे तो सीधा फांसीवाद है। और फांसी बात है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हर कोई बोलना चाहता है। अगर ये हम जेंडर एक्ट के साथ में सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बातचीत कर रहे हैं, हर कोई बोलने से डर रहा है अपने कामों को। कोई ये नहीं कहता कि हम इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, अपनी चीजों की रणनीति चेंज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो सारे मुद्दे आ रहे हैं उसमें एफटीआर भी लोगों से छीन लिया जा रहा है, बहुत सारा मुद्दा है, तो अपनी रणनीति बदल कर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। फिर हम ऐसी भी बहुत सारी जो न्यूज है उनका डेटा कलेक्शन भी कर रहे हैं, जो न्यूज पे नहीं आता है, मीडिया में नहीं है, न्यूज़पेपर में नहीं है, उसका पूरा हम
डेटा कलेक्शन भी कर रहे हैं, उसको भी जेंडर एट वर्क अपने सर्वे जो पूरा उनका सर्वे है उसमें वो रिपोर्ट में लगाएंगे। तो वो सारी चीजें जो जो नजरिया मेरा है चीजों को देखने का, उसको मैं मतलब किस तरह से जेंडर एक्ट के साथ में काम करके मुझे लगता है कि बहुत दयनीय स्थिति है, खासकर मुस्लिम महिलाएं ही, हाशिए पर जो भी महिलाएं हैं, एक क्या नहीं है, पूरा दलित से भी मतलब मुस्लिम बहुत, मुसलमान ही नहीं, ये जो निचले तबके की महिलाएं हैं जो छोटा छोटा काम करती थी, चाहे वो घरेलू कामगार थी या वो पटरी के किनारे पे छोटा छोटा काम करती थी, रेडी पटरी पे काम करती थी महिलाएं, दूसरों के घरों में काम करती थी। धर्म इतनी तेजी से हावी हो गया है कि उनको किस किस चीजों का फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा चीजों, तो वो बहुत गंभीर मुद्दा है ये सारी चीजें। नहीं, मैं एकदम सहमत हूँ आपसे। और वही ना, लाइक उसको लेके कोई मतलब बात हम रख भी नहीं पा रहे, क्योंकि कौन क्या बात करेगा और किसके घर में फिर बुलडोज़र चलेगा, और मतलब सब देखते रह जाएंगे, कोर्ट देखती रह जाएगी आपकी। और गुनाह आपने जो बोला है पहले आप उसको समझिए, तो इंसान बोला क्या है, बात को आप मतलब वो कोर्ट है हमारे पास, संविधान है, वो हम फैसला लेगा ना, कि आप रोड पे आके नहीं फैसला लेने वाले बनते हैं। तो अभी आपका गुनाह मतलब अगर आपने गुनाह किया है या आपने कुछ ऐसा बोला है तो पहले वो साबित होगा ना, साबित है फिर जेल है, हर चीज है ना। बोलते ही हमारे ऊपर कार्रवाई, और ये तो फिर वो गुंडा राज वाला मामला है। फिर अगर बात की जाए तो फिर कश्मीर फाइल्स पे का असर मुस्लिम महिलाओं पे कितना पड़ा, अगर उठ करके सिनेमा हॉल में कोई कहता है कि नहीं इनकी कौम को हम इस तरह कर देंगे कि शादी कर देंगे, और लोग मतलब ये जो देखते हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत कुछ आसपास है, लेकिन लोग इसी को देख के एकदम सच मान लेते हैं, ना कुछ पढ़े ना मतलब उसको समझे, उसका ये तात्पर्य क्या है, किस मतलब एक हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, उसको लोग नहीं समझ के एकदम इसी को एकदम सच मान के मतलब अपने दिमाग आप जानिए चलाना तो ही नहीं है कि ये जो ज्ञान, ये जो चीजें दिख रही है या बॉलीवुड जो चीज दिखा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। फिर न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल आए जिन्होंने एनालिसिस किया कि जो चीजें उसमें दिख रही हैं, 4000 पंडितों के साथ ऐसा हुआ, तो वो तो फिल्म थी, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए थी, आपने एंटरटेन कर लिया, लेकिन आप उसको निजी लाइफ में किस तरह उतार लिए। उसके बाद बहुत सारे जनमोर्चा में कितने आर्टिकल आए, उसमें साफ साफ लिखा था जो उन सब चीजों को फेस करे उनके इंटरव्यूज आए थे कि किस तरह से मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के जो सेब के बागान थे उनको मुसलमानों ने देखा और उसको उनके फल को बेच करके उनके जो जहां पर वो लोग रुके थे, अरे क्या बोलते हैं, कैंप में मुसलमानों ने पंडितों हिंदू पंडितों तक पैसे भिजवाए। तो ये उसका एनालिसिस था, जो कि वो जो लोग वहां पे वो सारी चीजें फेस किए थे उनके इंटरव्यूज आए थे जनमोर्चा में, मैंने पढ़े। तो मतलब अगर वो सही था कि जो आपके इस कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, फिर सेंसर बोर्ड इस तरह की फिल्मों को पास भी कर देती है कि ये सारी फिल्में हमारे समाज में क्या असर डालेंगी, युवाओं पे क्या असर होगा। इसमें तो हमको एक दूसरा सत्र ही करना पड़ेगा कि क्या फिल्में दिखाते हैं और इतिहास को तोड़ मरोड़ के, कि इतिहास एक्चुअली क्या है। इतिहास तो सबके लिए बहुत अलग अलग होता है, लेकिन एक्चुअली अनबायस्ड हिस्ट्री क्या होता है, इस पे तो हमको एक बात करनी चाहिए। ये जो हाशिए के ऊपर आपने पहले बात रखी कि जो भी औरतें, जो भी लड़कियां हाशिए पे है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से लोग होते हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, और उनका जो एक मानव अधिकार का एक जो एस्पेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा वही उनके अधिकार को कुचला जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे दलित युवतियाँ होती है, मुस्लिम युवतियाँ हैं, तो ये जो एक आपका क्वियर आइडेंटिटी वाले जो होते हैं, जैसे ट्रांस मतलब जो बच्चे या जो लड़के लड़कियां अलग लगते हैं, उनका मतलब उनके साथ क्या आप लोगों का काम रहा है? ऐसे लोगों के साथ उनके
ट्रांस होने पे या उनके मतलब जो, क्योंकि वो आपके स्ट्रेट जैसे आदमी औरत जैसे हम समझते हैं इन ढांचों में वो नहीं आते हैं। हाँ, और तो उनका जो अपना आइडेंटिटी है वो कैसे अफेक्ट करता है उनका ये जो राइट है टू एजुकेशन, ये मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगी, शोभा, मिथिलेश और सिमी जी आपसे भी। अनुराधा, अगर बात की जाए तो जो ट्रांसजेंडर है और जो मतलब आप बता रहे हो सेम हाँ जेंडर वाले है, तो हाँ इन सब पे हमने काफी लोगों को देखा है, काफी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उनके बारे में सुना है। पर यहाँ पर फैजाबाद में तो हम लोगों का काम नहीं है, लेकिन हाँ हम भी उन्हें अपने नजरिए से अच्छा मानते हैं। वो उनकी राइट टू चॉइस है, वो जो भी कर जी रहे हैं वो ठीक है, अच्छा है। पर जब आम समाज, और जैसे आम क्या बोले, वो भी आम ही है, हाँ जी जब हम मतलब इस तरह पे मुसलमानों के साथ और दलित समुदाय के साथ और हाशिए पे रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ ये सारी चीजें हो रही, तो उनके ऊपर इतना सा तो उनका तो मुझे लगता है कि अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा, जो जो कि ऐसे आम समाज उनको इस तरह देखता है, तो इस हाँ समय उनके साथ क्या हो रहा होगा, मुझे लगता है बहुत बुरी स्थिति होगी। और क्या हो रहा होगा उनके एजुकेशन पे, उन्हें सफर करने में कितनी प्रॉब्लम आ रही होगी, उनके रोजगार में कितनी दिक्कत आ रही होगी। तो ये तो मतलब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करते हैं, अगली मीटिंग में मैं ये सोचूंगी कि मतलब ऐसे लोगों को सर्च करके लाया जाए कि जो हाँ उनके साथ काम करते हैं। बाकी अगर बात की जाए शिक्षा पे और सफर पे और काम पर, तो बहुत सारी लड़कियां ड्रॉप आउट हुई हैं इस कश्मीर फाइल्स को लेकर के। जो ये बातें हुई, फिर हिसाब का मुद्दा इलेक्शन के टाइम पे, तो उससे काफी लड़कियों के शिक्षा पर बहुत असर हुआ है। फिर हम्म काम की बात की जाए तो बहुत सारी घरेलू कामगार महिलाओं ने बहुत सारी चीजें धर्म को लेकर फेस किया, तो उनके भी रोजगार सुकड़े हैं। हम्म और बाहर निकलने की, सफर पे जाने पे लड़कियों के जो बाजार हाट जाती थी, सहेलियों से मिलती थी, उनका भी घर से निकलना बहुत हद तक कम हुआ है। क्योंकि ये मौजूदा हालात में जो सारी चीजें चल रही, उससे घर परिवार वाले भी, क्योंकि हमारा जो ये पूरा समाज है वो तो लड़कियों को, उनकी नाक तो लड़कियों पे ही टिकी हुई है। अगर लड़कियों के जी साथ कुछ होता है तो फिर तो वो सोचते हैं। अब ये हालात को देखते हुए लोग अपनी बेटियों को बाहर निकालने से भी थोड़ा कम किए हैं, और टुकड़ा है बहुत सारी चीजें। तो मैं यहाँ तक कहूंगी, बाकी शोभना जी और बाकी ही लोग अपनी राय रहने ज्यादा। असल में हाँ, हमने भी ट्रांसजेंडर के साथ काम तो नहीं किया है, बट देखा है जैसे कि अगर ऐसा कोई लड़का है, ऐसा कोई हो तो उसका मजाक बहुत उड़ाते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा है, उसको ये पसंद है शुरू से, अगर वो चीजें के लिए उसको लिपस्टिक लगाना पसंद है, कोई मतलब सूट पहनना पसंद है, लड़कियों जैसे चलना, लड़कियों जैसे बोलना, तो वो मतलब वो उसको बहुत अजीब तरीके से बोलते हैं, कहेंगे ये मेहरा है, ये पता नहीं कैसे, बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है। बट मैंने मतलब काम को अभी नहीं किया है। जैसे लैंगिक रिश्ते, मतलब लड़कियों लड़कियों का मैंने देखा, हम्म हमारे केसेस आया था लड़कियों लड़कियों का। तो कॉलेज में यही बांदा जिला में कर्रा है, कर्रा ब्लॉक में, तो वो दोनों लड़की कॉलेज में पढ़ती थी। तो एक पंडित थी और एक तिवारी थी, मतलब हम्म दोनों कास्ट की थी। तो वो लड़कियां शुरू से ही पढ़ रही थी, और दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती, मतलब फिर एक दूसरे को प्यार भी करने लगी। फिर वो दोनों शादी भी कर ली, मंदिर में शादी कर ली। फिर बाहर एक महीना रुकी भी थी कहीं, लेकिन जैसे वो लोग घर आए तो उन लोग पे, उनके भी पेरेंट्स ने ऐसी पाबंदियां लगाई कि उनको मतलब बाहर आना जाना बंद, बिल्कुल बाहर निकलना नहीं। उनकी जो पढ़ाई थी वो भी रोक दी गई। फिर ऑफिस से हमारे कुछ लोग, दीदी लोग गई थी, तब भी लड़कियों से मतलब मिलने नहीं दिया जा रहा था कि उनसे एक लड़कियां मतलब मिले। वो पापा, जो उनके पापा थे, तो बहुत कह रहे थे कि क्या करेंगी मिलके। बहुत पहले तो बहस वहस होने लगी, लेकिन फिर किसी तरह बहाने से उस लड़की जब बाहर आई, लड़की लड़की बहुत स्ट्रांग थी, मतलब लड़की अपनी बात मतलब कह पाती थी। वो जैसे दीदी लोग गई, तो फिर वो अंदर बुलाई, फिर अपनी बातों को रखा। तो अभी अभी हाल ही हाल का केस, मतलब एक महीना हुआ होगा इस केस को। तो ऐसा भी है। तो अभी आगे की जानकारी नहीं है कि अभी क्या है उनके साथ हो रहा है। नहीं, आप लोग की ऐसी सोच है, आप ये समझते हैं और मतलब आप जानते हैं कि इसमें आ, मतलब जो लोग बोलते हैं ना, मतलब सभी नॉर्मल है लेकिन लोगों को, इनको लगता है कि अब नॉर्मल है, लेकिन आप लोग इस सोच के साथ ही काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि शहरों में तो होता ही है और सब जगह ही होता ही है। मिथिलेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोग का कुछ एक्सपीरियंस रहा है
या आप ये लेके कभी बात करते हैं जिन युवतियों के साथ काम करते हैं? इस तरह से ट्रांसजेंडर के साथ तो काम नहीं किया है, बट जैसे कि अभी शोभा जी बता रही थी कि मतलब बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो पूरी तरह से लड़कों जैसी रहती हैं। मतलब उन्हें बिल्कुल लड़कियों जैसा रहना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ना सूट पहनती हैं, ना इस तरह से बिंदी चूड़ी कुछ भी नहीं करती लड़के जैसे। मैंने खुद, मेरे मतलब कंप्यूटर क्लास में एक लड़की थी संध्या, वो पूरी तरह से लड़कों जैसी रहती है, लड़कों जैसे ही काम करती है। जैसे कि गाड़ी चलाना और ट्रैक्टर चलाना, घर का सारा काम, जैसे खेती का काम है तो पापा के साथ पूरा काम करती है, वही ट्रैक्टर चला के खेत पे जाती है, सब नाश पानी सब कुछ रखती है। लाइट अगर घर पे खराब हो जाए तो वही सुधारती। इस तरह से उसमें बहुत हुनर है, पर लड़कियों जैसा रहना पसंद नहीं करती। बस उसकी अभी फिलहाल में इंटर पास किया है उसने, तो काफी दबाव डाला गया कि अब तुम सूट नहीं मतलब पैंट शर्ट नहीं पहनोगी, अब तुम कॉलेज जा रही हो तो सूट पहन कर ही जाओगी। तो बता रही थी वो बहुत दीदी कि नहीं मुझे सूट नहीं पहनना है, बड़ी मुश्किल से अभी वो कॉलेज जाती है तो सूट पहन कर जाती है। पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करे, घर का दबाव है, समुदाय का दबाव है कि नहीं अब कॉलेज जा रही हो तो सूट पहन के जाओ। नहीं तो आप लोग में से लाइक कभी आप लोग ने सोचा है कि आप लोग इतने यंग लोगों के साथ काम करते हैं, हाँ, और मतलब ये उम्र भी ऐसी होती है कि हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। मतलब जी हमारा मेंटल इमोशनल फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब से 8 के साल 8 से 16 के बीच में। तो आप जी लोग ने कभी सोचा है कि मतलब इन पे थोड़ी बहुत चर्चाएं करना कि जैसे हम लैंगिकता को समझते हैं कि एक आदमी होता है एक औरत होता है, लेकिन अभी ये भी मतलब जेंडर आइडेंटिटीज होती हैं, मतलब उस पे कभी कुछ चर्चा आसपास होता है या कॉलेज या स्कूलों में? मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट तो बोलता है कि वो सारे एजुकेशन में मतलब स्कूलों में ये इन्फॉर्मेशन रहता है नहीं रहता है, लेकिन जैसे शोभा ने थोड़ी देर पहले शेयर किया कि अगर कोई लड़का थोड़ा लड़कों जैसा ना हो या जैसे लड़कियां लड़कियों जैसी ना हो तो फिर उनके तो पीछे लोग पड़ते हैं, उनको बहुत बार वायलेंट हाँ भी हो जाता है, तो उनका एक बुलिंग होता रहता है, जैसे कभी जात के ऊपर होता है, रिलीजन, वैसे ही आपके सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेके या जस्ट इसी बात पे कि आप थोड़े से अलग रखते हो तो लोग पीछे पड़ते हैं। तो स्पेसिफिकली ये सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेके आप लोग ने कभी मतलब सुना है कि आसपास स्कूलों में बात हो रही है, या आप लोग ने चर्चा करने की कोशिश की है क्या? मैं जानती हूँ ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी। जी। वैसे मतलब हम लोगों के सत्र होते रहते हैं, जानकारी के सत्र, जानकारी के सत्र होते हैं जिसमें इस तरह से लैंगिक भेदभाव ये सब कुछ लड़कियों को ग्रुप में बिठाल के उसी तरह से जो सूचना केंद्र खुले हुए हैं गांव में उसमें भी जानकारी के सत्र होते हैं जिसमें इस तरह की जानकारी देते हैं लड़कियों को अच्छा। कि हाँ, कि अपने बहुत सी लड़कियों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, कोई कुछ कोई कुछ। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि आप लड़कियों क्या, हम लोगों के साथ जो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था वो बिल्कुल लड़कियों की तरह बात करता था, वो लड़कियों की तरह ही चलता था, उसकी बहुत मतलब लोग हंसी उड़ाते थे। मतलब पहले तो हम लोगों को भी बहुत अजीब लगता था जब बोलता था वो कि लड़कियों की तरह बोल रहा है। और अभी फिलहाल हम लोगों के सेंटर में लड़कियों को इस तरह हम्म। की जानकारी दी जाती है, उनकी सोच बनाई जाती है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं अगर हमारी इच्छाएं हैं कि हम ये, क्योंकि घर वालों का ये दबाव होता है घर पे कि तुम लड़कियों होम साइंस से ही हाँ, पढ़ोगी, हाँ। जी जी। ठीक है होम साइंस ही लोगी, नहीं तुम मैथ्स नहीं ले सकती और साइंस नहीं ले सकती, कुछ भी नहीं, तुम होम साइंस, क्योंकि तुम्हें आगे जाके घर के ही काम करना है, इसलिए होम साइंस जबरन दिलाया जाता है चाहे लड़कियों की इच्छा हो या ना हो। हाँ, वही तो मतलब आप मतलब वो मुझे तो लगता है कि ना जैसे आप पढ़ोगे भी, कभी कभार लोग पढ़ाते हैं ना, बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को इंजीनियर बना रहे हैं, मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि
फिर उनको अच्छा जमाई मिलेगा। वो इंजीनियर लड़कों को आजकल इंजीनियर औरतें चाहिए, बीवियां चाहिए, तो इसीलिए लोग इतनी इंजीनियर मतलब लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या फैमिलीज को या सोसाइटी को एक्चुअली एजुकेट करना है लड़कियों को, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा है, इसलिए नहीं कि उनको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, पर हाँ क्योंकि तो उसकी अच्छी पढ़ाई मतलब अच्छी ज़िंदगी हो या अच्छी नौकरी में हो, वो फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी। तो मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। मैम, तो वैसे तो एक अभी के टाइम पे अगर लड़कियों को पढ़ाया जाए तो वो यही सोच के पढ़ा रहा है कि मेरी लड़की को एक अच्छा रिश्ता मिले। हाँ हाँ। अगर मैं इंटर हाई स्कूल या बीए करा देता हूँ तो उसके मेन ये नहीं है कि हमारी लड़की पढ़ लिख कर जॉब करे या कुछ काम करे, नहीं। उनका मेन मकसद होता है कि मेरी लड़की को एक अच्छा परिवार मिले। हाँ। हाँ पढ़ी लिखी सबको ये चाहिए ना, हाँ 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 हाँ। चाहे हाँ मतलब घर में खाना बनाओ लेकिन सुंदर दिखो, बिल्कुल। उर्मिला मातोंडकर जैसी पतली हो, बस यही। रंग एकदम गोरा होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे लोग कभी कभार औरतों को लेके बात कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं लगता है कि क्या है, सुरई जैसा गला, गाजर जैसे होठ। हाँ, लोग ऐसे ऐसे ही तो सोचते हैं। अच्छा तो असल में जो देखा गया ना कि शादी और शिक्षा, हाँ हाँ इसमें जुड़ाव मिला है दोनों का। ऐसे कंपेयर है कि अगर लड़का पढ़ा है तो उसको लड़की पढ़ी लिखी ही चाहिए, अगर हाँ वो कम भी पढ़ा है तो भी उसको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो हाँ, एक शादी और शिक्षा का मतलब ये जो एकदम शुरू से चला आ रहा है, अभी से वही नहीं, ये तो, तो 100 साल, चाहते हैं कि 90 साल लड़की पहले पढ़े। से। हाँ, हाँ, कि स्कूल बच्चे जब बच्चे हो जाएंगे तो उनकी ट्यूशन की फीस बढ़ जाएगी। इतनी बिल्कुल वेल एजुकेटेड वाइफ और मदर होगी तो घर में ही बच्चों को फ्री में ट्यूशन जी देगी जी ना। पर बिल्कुल। सच्ची में आप जो शोभा बोल रहे हैं वो एकदम सही है, हम्म, कि यही कारण है कि लोग शादी के बारे में इतना ज़्यादा ही सोचते हैं कि ज़िंदगी में और कुछ नहीं बाकी रहा है। और इसीलिए जैसे आपने कहा मिथिलेश, कि लोग फिर बोलेंगे होम साइंस पढ़ लो, क्योंकि यही काम जाके करना है। अच्छा, अब मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी, अगर किसी को कुछ कमेंट करना हो या उनको कोई मतलब प्रश्न पूछना हो, हमारी जितनी भी अभी चर्चा हुई है उसको लेके, तो या तो वो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं या तो चैट पे लिख दें, हम देख लेंगे। हाँ, जिंदाबाद। हम जितेंद्र बोल रहे बिहार से। हाँ जी जितेंद्र भाई कहिए। ये हम बोल रहे कि एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि सबसे पहला नंबर पे कि लोग कह रहे हैं लड़की को घर से बाहर नहीं जाने के लिए। आखिर आखिर घर में ऐसा कौन सा चीज है, मान लीजिए लड़की का इज्जत कहाँ होता है, लड़का का इज्जत कहाँ होता है, जो ज्यादातर घर के लोग पेरेंट्स घबराते हैं लड़की को लेकर के, या बाहर नहीं जाना। जैसे अभी बोल रही थी मिथिलेश जी हाँ कि लड़का वाला कपड़ा नहीं पहनेगा, सूट पहन के जाया करो स्कूल, उसको उसके उसके चलते उसका पढ़ाई भी डिस्टर्ब। तो हम थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि आखिर लड़की का इज्जत कहाँ होता है, लड़का का इज्जत कहाँ होता है, जो इतना घबराता है कि कोई लड़की के साथ बलात्कार हो गया तो लड़की का इज्जत चला गया, पर लड़का का इज्जत क्यों नहीं जाता है। हम तो ऐसे मानते नहीं है कि लड़की का इज्जत योनि में ही होता है, ऐसा तो नहीं है। लड़का का भी जो इज्जत उतना ही होता है, पर सामाजिक सोच इतना खराब है कि लोग इसीलिए जो इज्जत लूट रहा है, किसी का बलात्कार कर रहा है, तो पहला नंबर तो उसका इज्जत जाना चाहिए जो दरिंदगी का काम कर रहा है। लेकिन समाज क्या सोचता है कि लड़की का इज्जत चला गया, ऐसी नहीं इस तरह से सोच रखा। नहीं नहीं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लड़कियों की तो इज्जत ही नहीं होती है, लेकिन लड़की को अगर कुछ हो जाए तो वो कम्युनिटी की इज्जत का एक सिंबल बन जाती हैं। और हाँ इज्जत से ही जोड़ा गया है, वो समाज हो, घर हो, परिवार हाँ, हो, उसको एक इज्जत से ही जोड़ा गया है। और लड़कों की इज्जत को लेके मैं क्या बोलूँ, शोभा आप अगर जवाब देना चाहें इस पे या कुछ टिप्पणी रखना चाहें। लड़का तो कुछ भी कर देगा तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो कहीं 10 लोग, मतलब वो कुछ भी करके आएगा, आराम से घर में रहेगा, खाएगा पिएगा मस्त रहेगा, मतलब उसके लिए तो कुछ भी कोई पाबंदी नहीं है। वो चाहे जहाँ घूमे, चाहे बाहर जाए, चाहे जहाँ जाए। लेकिन लड़कियों के लिए इतनी पाबंदी है कि वो अगर बाहर भी जाना होगा तो पूछ के जाएगी कितने बजे आना है, कितने बजे घर पहुंचना है, मतलब बार बार कॉल करना।
कितने बजे चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी हो, चाहे वो लड़की ना भी पढ़ी हो, तो भी उनके लिए कितने सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन लड़कों के लिए तो ये कहते हैं ना कि जब लड़का जैसे एक पिता होता है घर पे, पिता के अंदर जो पावर होता है, सत्ता होती है, हम्म ये पावर जब लड़का पैदा होता है तो वही वही चीजें तो वो सीखता है। मतलब हम्म अगर हम्म पापा के हम्म। पास पावर है तो मेरे पास क्यों नहीं, मैं भी तो मतलब इस घर का वंश हूँ। तो जी। वही पावर रहता है लड़कियों के पास, हाँ तो बस कह दे के पराया धन है, शादी हो जाएगी चली जाएगी कहीं और हो जाएगी। तो लड़कियों वही के लिए कह सब एकदम पराया धन उसको मानते हैं, लड़कियों को देखा जाए तो। सही इसी बात। इसी पे मैं कभी कहना कभी चाहती ये हूँ। भी है कि लड़का उसी लड़का ले अगर घर में भाई बहन है तो भाई जाके चौक पर जाएगा, चाय पिएगा, लड़की नहीं जा सकता। हाँ। पर बिल्कुल। खान पान से पहनावा तक का घर पर से ही लगता है, हमें लगता है घर से ही बैंडिश होता है। कभी कभी हम बिल्कुल। लोग सरकार पर कोसते हैं कि सरकार हमारे खान पान पर रोकता है, पर हम कह रहे हैं कि आपकी बात से हम जोड़ रहे हैं कि सही बात है कि शुरुआत घर से ही हो जाता है इस सब चीज पर रोक। खान पान या चौक पर चाय न पी सकते हैं, बिल्कुल चौक पर। घर से ही पाबंदियां शुरू होती हैं। हाँ, उसी घर का लड़का जाके चौक पर सिगरेट पिएगा, चाय पिएगा, पर लड़की पी लिया तो वो खराब हो गया। खराब हो गया। ऐसा क्यों सोचता है अभी लोग? इसी तरह से कि अगर उनका कोई मानसिकता है क्या है, या मारपीट करके आए, या मान लो रेप ही करके आए, तो अगर उसके बारे में कोई केस हो गया तो माँ बाप तुरंत जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे लेके थाने पहुंच जाएंगे, भाई हमारे लड़के को रिहा कर दो, इस तरह से पैसे दे देंगे। अगर लड़की से कुछ हो गया तो दबाया जाएगा उसको, मतलब कि नाक कट गई ये वो। पर लड़के के लिए सब कुछ दे देंगे तब नहीं कटती। नहीं, वो तो है। मुझे बचपन में बहुत गुस्सा आता था। हमारी एक हिंदी की टीचर थी, वो कहती थी लड़का है घी का लड्डू, आड़ा या टेढ़ा वो घी का लड्डू ही रहता है। सो और ये मतलब मेरे बचपन की बात है और इतने साल गुजर गए हैं, अब मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ये बात अभी भी सच्ची है। और इस कितना डिमोटिवेटिंग ये एक मैं क्या ही बोलूँ उसको। तो दोस्तों, ये सत्र को एंड करने के लिए मैं पूछना चाहूँगी हमारे तीनों वक्ताओं से कि फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं, कि आप आगे अपने काम को कैसे ले जाना चाहते हैं। अनुराधा जी, मेरा भी एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, अशोक जी प्लीज़। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि चर्चा चल रही है कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो मेरा जो अनुभव है कि जब लड़की पैदा होती है उसके परिवार में ही उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है पैदा होने के बाद से। तो हम लोग समाज को क्यों दोषी बोलते हैं कि समाज ये कहेगा, समुदाय ये कहेगा। जैसा कि बताया अभी किसी वक्ता ने कि भाई वो लड़की है और लड़के जैसा कपड़ा पहनना चाहती है, तो उसके परिवार वाले ही उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो भेदभाव तो परिवार वाला ही कर रहा है ना सबसे पहले। तो हम समाज को क्यों दोषी ठहराते हैं, मेरा सवाल ये है। अ, ये भी है। अगर कहीं जो आप कह रहे हैं, कभी कभी ये भी होता है कि परिवार चाहता है कि मेरी लड़की पढ़े, मेरी लड़की आगे बढ़े, वो चाहता है। लेकिन कुछ जगह ऐसे होता है कि समाज व वो जो पड़ोसी होते हैं ना, वही हावी होते हैं। लड़की बड़ी हो गई है, कहाँ भेज रहे हो, इतनी दूर कैसे भेज रहे हो अपनी लड़की को पढ़ने, क्या करोगे पढ़ा लिखा के। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज भी, अगर परिवार चाहता है, जिस कभी कभी कोई फैमिली चाहती है कि मैं अपने बच्चे को मतलब पढ़ाऊं, तो समाज या पड़ोस के लोग ही नहीं चाहते कि उसकी लड़की पढ़े। वो सोचते हैं अगर मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को पढ़ने नहीं जाने दे रहा, तो इसकी बेटी भी ना आगे बढ़े, इसकी बेटी भी ना मतलब पढ़ाई लिखाई करे। तो ये दोनों तरफ से है, जरूर नहीं कि सिर्फ परिवार ही है, समाज से भी दबाव आता है, जो नहीं, बड़े वो बुजुर्ग तो है। और दबाव होता है। अशोक जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि हाँ, समाज क्या है। हाँ, हमको लगता है कि हम मूवमेंट स्पेस में आ जाते हैं, हम हमारा राजनीतिक हमारी एक सोच हो जाती है, हम पॉलिटिसाइज हो गए हैं। लेकिन जो परिवार भी है वो समाज में ही गड़ा हुआ है।
हम भी आज जो ये बातें कर रहे हैं, बचपन से तो मैं एटलीस्ट ऐसी नहीं थी। मेरी जो सोच खुली है वो, क्योंकि मैं नारीवादी मूवमेंट से, ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट से, और मैं जब थोड़ा पॉलिटिसाइज हुआ, ये सारी कॉन्वर्सेशंस होने लगी, ऐसी चर्चाओं से मेरी सोच खुली है। और मैं अब अलग तरीके से सोचती हूँ, अपनी ज़िंदगी एक अलग तरीके से वो करती हूँ। तो जो परिवार के भी लोग हैं वो भी इसी समाज से आते हैं। और अगर आप देखें कि मूवमेंट्स के अंदर भी हम बोल रहे हैं कि हम अपने आप को सब सोचते हैं कि प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं, और हमको ये सब बातें समझ में आता है, जातिवाद का हो, रिलीजन का हो, ये जेंडर के भेदभाव का हो, लैंगिकता के भेदभाव को लेके। पर जी। फिर भी हर मूवमेंट में, हाँ, वहाँ पे अभी भी आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जातिवाद का, ये सारे मुद्दे अभी भी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हम इस समाज में हैं, हम इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे बात करने में, हमारी सोच में ये इतना गड़ा हुआ है कि उसको रोज़ हमको अलग करना पड़ता है। ठीक है? तो जो जी। परिवार का, और हम जो बोलते हैं ना समाज क्या सोचेगा, हमारा समाज फिलहाल कौन है? हम जिनसे बात करते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, तो वो वही रिफ्लेक्ट करता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोग सोचते हैं। मतलब हमारे परिवार वाले भी वैसे ही सोचेंगे, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उनका सोचने का तरीका हमेशा अलग अपने से होगा। वो हमको ये चर्चाएं करके, ये बातें करके, डिफरेंट डिसीजंस लेके, जैसे आप अभी बोल रहे हैं, तो आपके परिवार में अगर ऐसा हो तो आप इस बात को, ये मुद्दे को उठाएंगे। वैसे ही जैसे शोभा ये सब काम कर रही है वनांगना के साथ, लेकिन उसके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन जब ये मुद्दे उठते होंगे फिर उसको बोलना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपने एकदम ठीक कहा कि फैमिली से ही ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, लेकिन वो जी। इसलिए क्योंकि फैमिली भी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर आप देखें, जो वायलेंस होता है औरतों के खिलाफ, जो रेप होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है बच्चों के साथ, वो जी। परिवार में ही होता है। वो हमेशा ऐसा आदमी नहीं होता है जिसे हम नहीं जानते हैं। जी। आप अगर डेटा देखें तो वो जाना पहचाना आदमी ही होता है। तो फिर इसको हम कैसे समझे ना। अच्छा, रेडमी जो है उनने भी हाथ उठाया है। हाँ, नमस्कार साथियों। जी, मैं अवध पीपुल फोरम फैजाबाद से हूँ। जैसा कि अभी मैंने सुना कि सिमी जी भी बोल रही थी और बिहार से भी हमारे एक साथी बोल रहे थे, तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है संस्थागत तरीके से और समाज में जो एक एनालिसिस रहा है कि जेंडर वायलेंस को लेकर के एक जो दिमाग में एक पैट्रियार्की बनी हुई है, खास करके हम पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की बात करें, हम जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, भाई साहब हमारे जो भी बोल रहे थे वो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो इसके पीछे जो एक पैट्रियार्की है बालिकाओं को या युवतियों को लेकर के या महिलाओं को लेकर के, उसके पीछे एक पूरा माइंड सेट होता है। और ये मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें घर कर चुकी हैं। अभी जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमारे यहाँ एक महिला थाना अध्यक्ष थी प्रियंका पांडे जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रियंका पांडे अगर सिविल ड्रेस में भी निकल जाएंगी रात में 12 बजे तो किसी की हिम्मत नहीं है उनकी तरफ आंख उठा के देख लेगा। लेकिन एक अदना आम सी लड़की अगर रोड पे 12 बजे रात को निकल जाएगी तो उसके साथ कुछ न कुछ वायलेंस तो होगा ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक माइंड सेट है। माइंड सेट कहाँ से तैयार हुआ है? मेरे घर से ही तैयार हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे माता या पिता, क्योंकि मैं भी बहुत ही हायर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसके बावजूद भी मतलब एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दकियानुसी विचारधाराएं हैं जो लड़कियों को लेकर के उनके दिमाग में एक माइंड सेट बना हुआ है और उस माइंड सेट को कहीं ना कहीं हम भी झेल रहे हैं। तो ये चीज हमने महसूस की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि समाज में जो एक माइंड सेट चल रहा है किसी भी वायलेंस को लेकर के, चाहे वो रिलीजियंस के मैटर को जो भी आप करंट अभी देख रहे हैं, एक वायलेंस चल रहा है हर जगह पर। अब उस वायलेंस में सबको सब कुछ दिखाई देता है लेकिन कोई कहीं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक कास्टिज्म की वजह से टारगेट बिहाफ पे उस व्यक्ति को टारगेट किया जाता है तो उस पर बोला जाता है।
तो ऐसे ही हर चीज के पीछे अपना एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक घर कर चुका है। जिस तरीके से आज हम बैठ करके समाज में चर्चा पर चर्चा रोज करते हैं इस जेंडर को लेकर के, कहीं ना कहीं इस पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। धन्यवाद। नहीं, मैं एकदम सहमत हूँ, क्योंकि देखिए मतलब एक तो माइंडसेट होता है, हाँ, और दूसरा होता है कि हम क्या प्रमोट कर रहे हैं और किस टाइप के बातों को हम और बोल रहे हैं कि नहीं इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम साथ में कितने सालों से रह रहे हैं और बहुत सारा मुद्दा हुआ है। इसके पहले भी आपके जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ, बॉम्बे में राइट्स हुए, अयोध्या का हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जब पिछले 8 साल का है, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब हिंदी में कैसे बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब लोगों की एक सोच को हम बढ़ा रहे हैं कि नहीं ऐसे ही सोचना चाहिए, और हम उसमें और बोले ना आग में घी डालना, उस टाइप का। तो जैसे रोज इन बातों को लेके चर्चा होनी चाहिए, सो ऐसे हर मुद्दे पे, जैसे जातिवाद को हो, रिलीजन का हो, इसको लेके ये डायलॉग ही एक तरीका है कि आप किसी से बात करके उनको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब समझने की बात आती है ना, तो आप अगर बात करना शुरू करो तो लगेगा कि हम जो कर रहे हैं एक्चुअली वो बेतुकी वाली बात हो जाती है। तो वो तो बेतुक क्या है उसको लेके बात करना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस ही और मेरा मन थोड़ा ख़राब ही है ये कहते हुए कि आजकल के दिन काल इतने ख़राब हो गए हैं कि कोई आपसे सीधी मुंह बात करना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि वो 5 लोग ही हों, लेकिन वो मिलके बात करें, खुद में बदलाव लाए, आसपास के 5 लोगों से बात करें। अगर हम इतना ही कर पाए आजकल का जो ज़माना है उसमें, यही बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ और अगर किसी को कुछ बात रखनी हो तो वो अनुराधा दीदी, अब जितेंद्र फिर से थोड़ा सा बोलना चाह रहे हैं एक बात। हाँ जी। बोल रहे कि अभी अशोक भाई जो बोल रहे थे ना कि समाज क्यों दोषी होता है, तो हम थोड़ा सा बोल रहे हैं कि अभी हम पिछले 5 साल सरपंच रहे अपने गांव में। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी जितेंद्र जी, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, तो जब समाज इसलिए दोषी है, मेरा मानना है कि कई चीज हुआ, कई मामला आया, लड़की या लड़का वाला मामला आया। अगर वो प्रेम करके वो एक दूसरे को पसंद करता है तो घर के लोग ना चाहते हुए वो दोनों अगर घर से भाग जाता है, फिर पकड़ के लिया जाता है। पकड़ के लाने के बाद जबकि लड़का लेके गया उसको बुला के, और जब पंचायत बैठती है तो पंचायत में हमने कई बार देखा कि मेरे जैसा तो हर जगह होता नहीं है, क्योंकि हम संगठित सोच रखते हैं संगठन का, तो थोड़ा सा हम इस पर अलग तरह से विचार करते हैं। तो लोगों में लगता है कि सारा दोष लड़की क्या ही है, समाज सब सारे दोष लड़की पर थोप देता है अंत में, पंचायत में भी। तो ऐसा तो हम लोग होने नहीं दिए कि अगर लड़का नहीं चाहता तो लड़की कभी नहीं घर से बाहर जाता। उनको परी समाज क्या कहता है कि नहीं, सारा लड़का गलत था तो लड़की क्यों गया घर से निकल के, लड़का गलत था तो लड़की क्यों गया। ये सवाल पंचायती में भी उठता है। जब पंचायत बैठता है तो पंचायत में दोनों पक्ष के लोग होता है, 5-10 लोग वो लड़की पक्ष से, 5-10 लोग लड़का पक्ष से होता है, दोनों तरफ से। पर सवाल सबसे ज्यादा लड़की को गलती ठहराया जाता है। पर मेरे पंचायत में इस तरह से नहीं होने दिए, तो लोगों में ज्यादातर क्या हुआ कि नहीं, सरपंच ही आपका गलत फैसला ले रहे हैं, लड़की दोष है, सबसे ज्यादा लड़की दोष है। हमने बोला लड़की सबसे ज्यादा दोष कभी नहीं होता है, पर हाँ, प्रेम दोनों करता है, एक दूसरे से पसंद करता है, यही इन दोनों का ये आप जो मान लीजिए। पर लड़की उस तरह से दोषी नहीं है जो घर से भागने का। अगर लड़का नहीं लेके जाएगा तो लड़की कभी घर से कदम नहीं, अगर वो समझा के नहीं, घर पे रहो, बात करो, पेरेंट्स को मनाओ, हम शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, तो ये अलग बात होगा। पर घर से अगर निकल गया तो लड़की सबसे ज्यादा नीच निगाह से देखा जाता है समाज में।
इसीलिए समाज दोषी है, हम तो मानते हैं। इसीलिए अशोक भाई को ये बात बताना चाह रहे हैं कि अशोक भाई समाज इसलिए दोषी है कि समाज ही निर्णय लेता है सब कुछ पर। नहीं नहीं जितेंद्र जी, मेरी बात समझिए आप। मैं क्या कहना चाह रहा था, यदि वो लड़का लड़की के माता पिता लड़की की बात और लड़के की मान लेते ना, तो आपके पास पंचायत के लिए उनको नहीं आना पड़ता। समझ रहे हैं आप? आपको कोई फैसला नहीं लेना पड़ता। समाज तो बहुत दूर की बात है, शुरुआत तो परिवार से हुई ना। शुरुआत तो परिवार से हुई। नहीं नहीं, लड़की वाले या लड़के वाले के परिवार ने उन दोनों की भावनाएं नहीं समझी और उन्होंने मना किया, है ना। तो उन्होंने वो फिर कदम उठाया जाने का, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, परिवार से शुरू होती है ना असमानता और भेदभाव। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरा सवाल फिर से वही आ गया। और आप बता रहे हैं कि समाज दोषी है। समाज कैसे दोषी होगा? समाज नहीं 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 मेरी बात, समाज पूर्वज से नहीं नहीं नहीं, समाज के ऊपर जितेंद्र ही जी सुनिए, जैसा समाज में चल रहा है उसी तरह से आ जितेंद्र रहा जी है। सुनिए। नहीं नहीं, फिर वही बात, आप अपनी बात मत रखिए ना कि आपने क्या फैसला दिया। लड़की लड़का दोषी है नहीं है, किसका दोष कम है ज्यादा है, वो मैं नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं जो भेदभाव शुरू हुआ है वो परिवार से शुरू हुआ है। लड़की ने बोला कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। तो परिवार वालों को उसकी भावनाओं को समझना चाहिए और उससे शादी करानी चाहिए थी। वो ये कदम नहीं उठाते। सुनिए मेरी बात, फिर समाज के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पंचायत के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समाज क्या कर लेता? समाज कुछ नहीं करता, ठीक है ना। मेरा सवाल यही था और अब भी यही है कि नहीं शुरुआती जो नहीं, भेदभाव होता है वो परिवार से ही होता है। इसमें समाज का कोई दोष नहीं होता है। जब परिवार इस विचारधारा को समझेगा, महिला महिला पुरुष में अंतर नहीं करेगा, तब जाकर के समाज बदलेगा। हाँ, शैलेश जी कुछ कहना चाहते हैं। शैलेश जी, आप अपनी बात रखिए और उसके बाद अब हम ये सत्र को थोड़ा क्लोज करेंगे, क्योंकि हम सबको मतलब दूसरी मीटिंग में भी जाना है। शैलेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? आवाज़ नहीं आ रही है उनकी। अच्छा, तो सिमी, क्लोजिंग कमेंट्स आपसे कि आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं, आप काम को आगे कैसे ले जाना चाहते हैं, और फ्यूचर का आपका क्या इमेजिनेशन है आपका, अगर कोई लास्ट कमेंट हो इसको लेके। लास्ट कमेंट तो मेरा यही है कि हमें मजबूती से काम करना है और मेरे पास अभी संविधान का प्रेम्बल है, तो हम इसी के आधार पे, इसी की रोशनी में काम करेंगे और मजबूती से करेंगे और हार नहीं मानना है, हमें अपने कामों को करते रहना है। बिल्कुल, जिंदाबाद आपको। शोभा, कि मेरा भी यही है कि मतलब जो लड़कियां की मतलब जो पढ़ाई पीछे हो रही है, हम चाहें कि वो आगे मतलब आगे आगे अपनी पढ़ाई पूरी करें। और वो मतलब पढ़ लिख कर जो लड़के घर पे बैठी हैं तो वो कुछ काम मतलब कुछ काम से जुड़े हैं, क्योंकि पढ़ाई का मतलब है जब तक कुछ करोगे नहीं तो क्या फायदा। पढ़ाई करके वही चूल्हा चौका बर्तन करना, तो उसकी पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब आपने पढ़ाई किस लिए पढ़ाया? तो हम चाहेंगे कि लड़की आगे आए बहुत मजबूती के साथ। मतलब अभी इतने इतने सालों में मतलब बहुत लड़कियों को आगे निकाल पाए हैं, आज अपने पैरों पे लड़कियां खड़ी हैं। आगे भी चाहेंगे कि लड़कियां निकले, कुछ करें और आगे बढ़े। खुद खुद अपने ऊपर डिपेंड हैं। जी, बहुत मजबूती के साथ काम करेंगे। मिथिलेश। जी, जैसे कि हम अपने इलाके को देखते हुए अगर फ्यूचर का प्लान करते हैं, तो हमारा फोकस हमारे एक मडावरा ब्लॉक है जो काफी पिछड़ा इलाका है। वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। सहरिया समुदाय जो है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। मतलब एक तो जो स्कूल है वहाँ सुविधा नहीं है। तो हम चाहेंगे, हम उसी को देख कर चल रहे हैं कि आगे चल के जो सहरिया जाति की लड़कियां हैं उनके लिए शिक्षा अवेलेबल करवाएं, और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वहाँ उनको शिक्षा से जोड़ पाएं। और शिविर के माध्यम से भी लड़कियों को इकट्ठा करके और कैंप लगाएं, वहाँ शिविर लगाएं और उनकी शिक्षा और साक्षरता मजबूत करें। और उनकी जो आर्थिक स्थिति है काफी खराब है, जिसके चलते जल्द विवाह भी होते हैं बहुत। उन्हें पढ़ने का मौका तो मिलता ही नहीं, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। अगर वो पढ़ने जाएंगी तो घर का काम और जो वो लकड़ी जड़ी बूटियां लाने का काम करते हैं, जिससे कि उन्हें 100-200 रुपए मिल जाते हैं, तो वो नहीं मिल पाएंगे, जिससे इनके घर में जो जीवन यापन का जो साधन है वो टूट जाएगा।
तो हमारा फोकस हमारे जो मढ़ौरा ब्लॉक है जो काफी पिछड़ा है उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है। सभी साथियों को, आप लोग तीनों आए और आप लोग ने इतना दिल खोल के अपनी बात रखी है, बहुत ही बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके। एंड मैं आई होप हम कभी जल्दी ही मिले। एंड मैं NAPM को फिर से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन लोग ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जहाँ पे ये चर्चाएं हो सकती हैं और हम एक दूसरे से बात करके, डिबेट करके, प्रश्न करके सीख सके एक दूसरे से। निधि ने हाथ उठाया है। निधि, तुम बात रखो अपनी। कोई निधि को कोई अनम्यूट कर देगा प्लीज़? हमारी बहुत पुरानी एक्टिविस्ट दोस्त हैं। एक मिनट, फिर हाँ, बोलो, अनम्यूट हो गई हो। हाँ, सुन पा रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे आवाज आ रही है तुम्हारी। अच्छा, अभी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो मैं सिर्फ यही जोड़ना चाहती थी कि काफी फोकस, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी आज की चर्चा और आप सभी को बहुत मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे अनुराधा ने शेयर किया कि ये मुद्दे हम अपने बचपन से इनका सामना करते आए हैं, लेकिन आज तक ये खत्म नहीं हो रहे हैं। और मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहती थी कि मैं एक ऐसे समूह के साथ जुड़ी हूँ जहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा तक पहुंचा पाना लड़कियों के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि वो शिक्षा व्यवस्था क्या दे रही है उनको, वो उस शिक्षा व्यवस्था की का अपना नजरिया क्या है लड़कियों की जिंदगी को लेके, या उनको आगे वो किस चीज के लिए तैयार कर पाते हैं या नहीं कर पाती है वो शिक्षा व्यवस्था। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और मैं बस यही जोड़ना चाहती थी कि एक लड़की को या यहाँ तक कि लड़के को भी अपने जीवन के अहम सवालों पे कैसे निर्णय लिए जाए, कैसे एक सुरक्षित निर्णय लिया जाए, ये कोई व्यवस्था नहीं सिखाती। ना हमारे परिवार की व्यवस्था सिखाती है, ना हमारा समाज सिखाता है, और ना ही हमारी शिक्षा व्यवस्था ये सिखाती है। बहुत ही असेंशियल जो लाइफ स्किल्स हैं वो हम नहीं सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, और हमें लगता है कि वो अपने आप सीख जाएंगे। जैसे यौनिकता शिक्षा की ही बात लेते हैं, कई लोगों को इस बारे में स्पष्टता नहीं है कि यौन शिक्षा और यौनिकता शिक्षा में क्या फर्क है। यौनिकता शिक्षा अपने एक व्यक्तित्व को लेके है, अपनी अभिव्यक्ति को लेके है, हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं समाज में, हमारे अंदर वो एक आत्मविश्वास होना चाहिए, तब तो हम वो एक्सप्रेस कर पाएंगे उसको। वो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? तो इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही मौलिक स्तर पर काम करने की जरूरत है, जो सिर्फ प्रशिक्षण, सिर्फ शिक्षा अफसरों तक पहुंचना या शिक्षा व्यवस्था में लड़कियों की जगह बनाने से पूरा नहीं होने वाला है। इसमें हमें बहुत छोटे छोटे चीजों को देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपने निर्णय अपने लिए ले पाए। और क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि जहाँ लड़कियों को शिक्षा मिलती है तो वहां पे एक चुनौती माँ बाप के सामने आ जाती है कि लड़कियों को प्रेम हो गया और वो भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी जड़ में क्या है? उसकी जड़ में ये है कि जिस लड़की को आज तक स्वतंत्रता नहीं मिली और अब उसको कोई एक रास्ता दिखता है, तो वो अपने लिए बिना सुरक्षा का चिंता किए हुए वो एक ऐसा निर्णय ले लेती है जहाँ पे उसको सिर्फ स्वतंत्रता दिख रही है। सुरक्षा उससे जुड़ा हुआ सवाल है, आगे की जिंदगी उससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये उसके जहन में उस समय नहीं आता। तो बस कुछ ऐसे विचार आ रहे थे मेरे मन में जिनको मैं शेयर करना चाहती थी, और साथ में जोड़ना चाहती थी कि हमारा जो समूह है उसमें हम लोग इन चीजों पे काम कर रहे हैं। हम लोग जो वनांगना के साथ शायद पहले ट्रेनिंग हुई है वेनलिडो की, और उसमें हम ये सब मुद्दों को कवर करते हुए लड़कियों के साथ तो काम करते हैं, अलग अलग उम्र की लड़कियों के साथ काम करते हैं, ताकि जल्दी ही वो अपने जीवन में हो रही हिंसा को समझने लगे, अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख ले, और कैसे अपने जीवन के लिए सुरक्षित निर्णय ले सकती हैं वो सीखती हैं। तो ये जानकारी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ।
निधि बहुत ही बढ़िया बात आपने रखी है कि वो तो सच्ची में एक दिन अलग से हमको बात करना चाहिए कि जो हम एजुकेशन बोलते हैं जिस चीज़ को जिसको जो हमको स्कूल में जाके हम सीख रहे हैं वो एक्चुअली हमको क्या सिखाता है क्या नहीं सिखाता है, वो ज़िंदगी के लिए हमको कैसे प्रिपेयर करता है, उसका मतलब एजुकेशन के साथ क्या को रिलेशन है लाइफ का, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक्चुअली एक एंटी एजुकेशन, एंटी स्कूल, एंटी यूनिवर्सिटी मूवमेंट भी है जहाँ पे लोगों को लगता है कि स्कूल में जो सिखाया जा रहा है वो क्या एक्चुअली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बस मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगी, जैसे ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट जो अमेरिका में रहा है उसके जो एक हेड थे, ह्यूई करके उनका नाम था, उनका जो रेवोल्यूशनरी सुसाइड करके उनने एक किताब लिखी थी और उनने अपने जो स्कूल में उनको जो प्रशिक्षण और एजुकेशन मिला उसको लेके उनने ये 2-3 लाइनें लिखी थी कि मुझे जो स्कूल में सिखा रहे थे, जो मुझे इतिहास बता रहे थे और जो आसपास की रियलिटी और मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे वो मेरे लाइफ से एकदम रिलेटेड था ही नहीं, क्योंकि मेरे कम्युनिटी का एक्सपीरियंस एक अलग रहा है और वो मेरा इतिहास नहीं था। मेरे कम्युनिटी का रेजिस्टेंस का क्या एक इतिहास है वो इन पन्नों में नहीं है, तो उसने एजुकेशन को रिजेक्ट किया था। पर एनीवे आज का सत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आप लोग जुड़े, आप लोग ने अपनी बात रखी, जो वक्ताओं ने तो रखी लेकिन बाकी जो जुड़े और उन्होंने अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस दिए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सैटरडे इवनिंग आके वो हमसे जुड़े हैं। एंड जिंदाबाद मेरी तरफ से। अगर NAPM की तरफ से कोई लास्ट में कुछ कहना चाहेगा तो वो आ सकते हैं, या तो हम सभी एंड। साथियों को जिंदाबाद। ठीक है, सभी को जिंदाबाद और अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।